इस चार्ट के बारे में हम पूरा एक बार डिटेल इन्फॉर्मेशन देते हैं ना, रिकॉर्डिंग में आ जाएगा ये। तो पहली बात तो ये है कि ये टोटल जो चार्ट है ये हमारा बना किसके लिए है, डेटा यूनिट चार्ट इसको कहते हैं। डेटा यूनिट चार्ट मतलब जब भी आप डेटा को कहीं मेज़र करेंगे, डेटा को मेज़र करेंगे मतलब डेटा का स्पेस, तो उसके लिए हम इस चार्ट को अपनी मेमोरी में रख के चलेंगे। क्योंकि ये चार्ट अगर मेरे पास नहीं है तो हम डेटा को काउंट कैसे करेंगे। अब डेटा को अगर हम काउंट कर रहे हैं तो यहाँ पर एक रेशियो ने बना रखा है 0 और 1। तो 0 1 क्या होता है, ये कंप्यूटर का जो मिनिमम यूनिट है वो 0 1 कहलाता है। और 0 1 से जो नाम है इसका, इसका नाम होता है क्या, बिट। बिट का फुल फॉर्म क्या होता है, बाइनरी डिजिट। तो अगर कहीं बात होती है कि बाइनरी डिजिट का शॉर्ट नाम क्या है तो आप कहेंगे बिट। तो फुल नेम क्या है, बाइनरी डिजिट। लेकिन ये नाम लोगों को अलग अलग पता होता है, बिट और बाइनरी डिजिट, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि इसी का फुल फॉर्म बाइनरी डिजिट है। तो ये हम लोग लिख लेंगे कि बिट को ही बाइनरी डिजिट कहा जाता है, बाइनरी डिजिट को ही बिट कहा जाता है, यानी दोनों एक ही पॉइंट की बात हो रही है। दूसरी बात ये है कि ये एग्जैक्टली देखा है तो ये कंप्यूटर में एक फ्रीक्वेंसी है, एक करंट है। एक करंट है, एक फ्रीक्वेंसी है। जैसे हम लोग के लिए जो करंट और फ्रीक्वेंसी है वो किस फॉर्म में है, प्लस और माइनस। तो प्लस क्या है 1 और माइनस क्या है 0। तो ये एक क्या हो गया, ये हमारा अपने जनरल लाइफ में जो करंट होता है उसकी बात करते हैं। तो कंप्यूटर को भी सिग्नल चाहिए, करंट चाहिए, उसके ब्याह पे, उसी के बेस पर सारे उसके यूनिट्स काम करती हैं। जैसे रैम है, रोम है, इंटरनल सर्किट में जो करंट जा रहा है वो करंट किस फॉर्म में जा रहा है, 0 और 1 के फॉर्म में जा रहा है। अब बड़ी अजीब बात लगती है कि ये 0 और 1 के फॉर्म में कंप्यूटर में कैसे जा रहा है, कंप्यूटर इस पर कैसे काम कर रहा है। तो ये सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं, आपका मोबाइल, हमारा लैपटॉप, हमारा टैबलेट, हमारा जो अभी जो लेटेस्ट हमारी जो टेक्नोलॉजी वाली एलईडीज आ रही हैं, टीवी आ रही है, स्मार्ट टीवी, इन सब का सिस्टम एक कर दिया गया, लाइट एमिटिंग डिवाइस। हाँ। अब इनसे क्या हो रहा है कि जब ये सारी डिवाइस एक हो गई तो 2012 के बाद से हम लोग क्या करते हैं, कहीं से भी किसी भी डिवाइस को जोड़ ले रहे हैं, कंप्यूटर से, टीवी से, और सब आपस में इंटर कनेक्टेड हो जा रही हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि सबकी टेक्नोलॉजी एक कर दी गई। पहले ये 2010 के पहले ये कनेक्टिविटी नहीं हो पाती थी। क्यों नहीं हो पाती थी, क्योंकि उस समय सारे का जो टेक्नोलॉजी बेस था वो एक नहीं था, ठीक है। तो इस वजह से ऐसा करने के पीछे क्या वजह रही, उसके पीछे वजह यही थी कि हम हर एक अपने डिवाइस को आपस में इंटरकनेक्ट कर सके। चलो दूसरी बात ये आ रही है कि हमें, मेरे सामने एक टेबल आ गया जिसमें कहा जाता है 4 बिट इज इक्वल टू होता है 1 निबल। बहुत पहले कंप्यूटर इंस्टीट्यूट इस नाम के बना लोग रख लेते थे कि निबल इंस्टीट्यूट। तो निबल इंस्टीट्यूट मतलब 4 बिट। अब 4 बिट क्या होता है, 0 और 1 बिट तो समझ में आया, 4 बिट क्या है। तो जब अगर हम कुछ ऐसी बात लिख रहे हैं 1 0 1 0, तो ये काउंटिंग में कितने हो गए, ये हो गए आपके 4। तो 8 कैसे होगा, जैसे हमने लिखा 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, 8। ये 8 बिट है। अब ये बिट कहाँ है, जब भी हम कंप्यूटर में कोई एक लेटर टाइप करते हैं, ठीक है, एक लेटर मतलब चाहे ए हो, चाहे 1 है, चाहे स्पेस हो, तो कंप्यूटर उसको क्या करेगा, इतने फॉर्म में समझेगा अपनी मेमोरी में। अब मेमोरी में कहाँ समझेगा, तो कंप्यूटर है या मोबाइल है, ये इसकी मेमोरी, यानी वो मेमोरी जहाँ पर वो समझता है, वो पार्ट किस नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर जो किसी सिचुएशन को समझता है, वो सिचुएशन वाला जो कंट्रोलिंग है वो कौन सा पार्ट करता है, तो वो पार्ट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, वो होता है हमारा सीपीयू। सीपीयू का काम है कि आपके डेटा को समझना। सीपीयू मतलब प्रोसेसर। सीपीयू का मतलब ये नहीं कि ये वाला सीपीयू, बड़ा वाला सीपीयू जो हमारे कंप्यूटर में दिखता है, इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको बोलते हैं प्रोसेसर। तो वो प्रोसेसर, वो सीपीयू ही सारे कैलकुलेशन को कंट्रोल करता है। तो इसीलिए हमारे सीपीयू की जो स्पीड होती है ना, उसमें आगे लगा होता है हर्ट्ज, मतलब समथिंग, अगर हम बात करते हैं 2.4, तो आगे लगा होगा गीगा हर्ट्ज। यानी इसको अगर हम कहेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए लिखा है 2.4 गीगा हर्ट्ज।
तो हम क्या बात कर रहे हैं, हम स्पीड की बात कर रहे हैं ना। सीपीयू में क्या होता है, स्पीड होती है, सीपीयू में स्टोरेज नहीं होता। सीपीयू सिर्फ स्पीड में काम करता है। जैसे हमारे ब्रेन में भी स्पीड भी है और स्टोरेज भी है, लेकिन वहाँ पर क्या है, सीपीयू सिर्फ स्पीड का काम कर रहा है, यानी कितनी तेज वो ट्रांसलेट करेगा। जब भी हम कभी अपने कंप्यूटर में कुछ भी लिखते हैं, जैसे हमने लिखा ए, तो हमारे मॉनिटर पे यहाँ पर, इसको हम क्लियरली यहाँ पर दिखाते हैं, जैसे हमने लिखा है यहाँ पर, जैसे ये हमारा मॉनिटर है, हमने कीबोर्ड से लिखा ए, हमको दिख रहा है, लेकिन ये कंप्यूटर के प्रोसेसर में इस पर क्या काम किया, तो उसने कहा आपने जो कीबोर्ड से लिखा ना ए, यानी इस कीबोर्ड में बहुत सारे बटन बने हुए हैं, बहुत सारे बटन बने हुए हैं, आपने कहा यहाँ से हमें प्रेस किया ए, तो उसने उसके बाद इस सीपीयू के अंदर जो प्रोसेसर लगा था, उसने उस पर क्या काम किया, उसने इस ए को समझा ऐसे, इस फॉर्म में, जो भी इसका ट्रांसलेट करने के बाद जो इसकी वैल्यू आई, तो क्या इसकी वैल्यू यही आई, ये समथिंग 8 में थी, ठीक है, 1 0 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 है काउंटिंग, लेकिन ये काउंटिंग हमने एक रफ एग्जाम्पल बताया। समझ आ रही बात कुछ कुछ। तो ये ट्रांसलेशन कहाँ हो रहा है, सीपीयू के अंदर, प्रोसेसर के अंदर हो रहा है, लेकिन उसने ये काम किया, उस आपने लिखा, टाइप किया ए, उसकी मेमोरी में गया, उसने उसको फटाफट ये काम करके आपके स्क्रीन पे दिखा दिया ए, लेकिन ये काम उसने इतनी तेज किया कि हमको लगा कि अरे ये तो ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा है, मैंने यहाँ कीबोर्ड से टाइप किया, मॉनिटर पर आ गया, तो उसको सेकंड के 100वें पार्ट में कर रहा है, वो सेकंड के 100 पार्ट से लेके और भी ज़्यादा स्पीड के अकॉर्डिंग वो ट्रांसलेट करता है, और ये स्पीड जो होती है मिलियन में जाती है, 1 सेकंड के मिलियन में वो ट्रांसलेट करता है। अगर हम सुपर कंप्यूटर की बात करें तो वो 1 सेकंड के मिलियन में ट्रांसलेट करेगा। अगर हम नॉर्मल पीसी या लैपटॉप की बात करते हैं तो 1 सेकंड के 100वें या 1000वें पार्ट में लेके जाता है। तो इसलिए हमें ऐसा कुछ लगता नहीं है कि ये ऐसा कुछ कर रहा है, लेकिन ऐसा ही एग्जैक्टली हो रहा है। यही तुम्हारे मोबाइल में हो रहा है भाई, हमारे मोबाइल में भी तो ये टेक्नोलॉजी चल रही है। कैसे चल रही है भाई, आगे बताएंगे। तो अभी हमने एक बात देखा कि ये जो चार्ट आ रहा है, पहले आता है क्या, अब जब आप इस बाइट को करते हैं, बाइट का मतलब ये है कि कंप्यूटर में एक डेटा आपने दिया, एक डेटा मतलब क्या हो गया, एक डेटा मतलब ये है कि अगर हमने कंप्यूटर में लिखा ए, तो ये आपका कहलाएगा क्या, 1 बाइट, ठीक है, आपने 1 बाइट का स्पेस कंप्यूटर में टाइप किया। तो जब ये बाइट का जो एरिया है जब बढ़ाते हैं, तो इसके बाद कितना आता है, 1024 होगा, तो बन जाएगा 1 किलोबाइट। तो इसीलिए यहाँ पर ये चार्ट बना हुआ है कि अगर हम अपने कंप्यूटर में जितना भी बाइट या स्टोरेज करते हैं, उसके हिसाब से ये चार्ट हमें पता होना चाहिए। तो हम लोग आज की डेट में अभी रन कर रहे हैं टेराबाइट में, अभी हमारा जो चार्ट है वो टेराबाइट पे चल रहा है। इसके बाद आगे जो चार्ट आएगा वो पीटाबाइट आएगा, एक्साबाइट आएगा, जेटाबाइट आएगा, योक्टाबाइट आएगा, ब्रोंटोबाइट आएगा। इसके बाद एक यूनिट अभी और आई है। अब ये जो काम है, ये काम आपके कंप्यूटर के किस जगह पर है, मतलब ये जो स्टोरेज है ये कंप्यूटर में कहाँ है, तो ये स्टोरेज हमारे रैम से जुड़ी हुई है। ये टेबल हमारे स्टोरेज के सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क ड्राइव, एसएसडी, एनवीएमई, मोबाइल फ़ोन, इसमें स्पेस से जुड़ी हुई है, यानी स्पेस और कह सकते हैं स्टोरेज से। तो ये एक तरह से क्या हो गया, स्टोरेज, डेटा स्टोरेज चार्ट हो गया। आ रही बात समझ में। तो डेटा स्टोरेज का चार्ट है जिसको हम इस टेबल से समझते हैं। अब हम इसके बाद अगले पॉइंट पर चलते हैं। इसमें अभी भी बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन हम उसको यहाँ पे ना समझ के उसी के टेबल में समझेंगे, है ना। दूसरे टेबल में देखने के लिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मैं इस टेबल को क्लियर कर दे रहा हूँ।
नेक्स्ट डायग्राम बना देंगे ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम ऑफ पीसी लैपटॉप। कुछ नहीं चलेगा उधर। ब्लॉक डायग्राम ऑफ पीसी इस लैपटॉप में क्या क्या है यहाँ पर? सबसे पहले एक चार्ट आएगा, फिर दूसरा चार्ट आ जाएगा, फिर अगेन एक और चार्ट आ जाएगा जिसको हम अभी समझेंगे आगे क्या होता है। अब ये चार्ट आ रहा है जिसमें हमने स्पेशली बना रखा है। तो सबसे पहले आती है बात सीपीयू, देन आता है आपका इनपुट, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आउटपुट, और ये हमारा आ जाएगा स्टोरेज, और ये पार्ट हमारा आ जाएगा मेमोरी। सीपीयू मेनली किन किन पार्ट्स यानी किन किन टीम मेंबर के साथ काम करता है? तो इसमें आता है एक ए एल यू, दूसरा आता है कंट्रोल यूनिट, तीसरा आ जाएगा रजिस्टर, फिर आ जाता है कैचे। तो हमारा जो अब हम पहले इस चार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसके डायरेक्शन को कवर कर लेंगे। ये चार्ट हमारा कैसे काम करता है? यहाँ पर एक डायरेक्शन ऐसे बनेगा, एक डायरेक्शन ऐसे बनेगा। डेटा यहाँ से यहाँ जा रहा है, डेटा यहाँ से यहाँ जा रहा है। हम लोग कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन कैसे दे सकते हैं? तो वो पार्ट आता है इनपुट, यानी डेटा को हम कैसे आगे बढ़ाते हैं। तो इनपुट का सबसे मेन क्या होगा? कीबोर्ड, माउस। कीबोर्ड माउस से डेटा दे सकते हैं। और हम लोग कंप्यूटर को डेटा कैसे पहुंचा सकते हैं? सर ईमेल वगैरह करके। तो कंप्यूटर इसके को बाद आ डेटा- जाएगा, इसके बाद आ जाएगा स्टोरेज। सर माइक। तो स्टोरेज से जा सकता है ना, स्टोरेज सारी आ जाएंगी। फिर आ जाएगा क्या? इसके बाद आ जाता है नेटवर्क, फिर आ जाएगा इंटरनेट, फिर आ जाएगा आपका माइक, ब्लूटूथ, ठीक है। तो ये सारे मीडियम्स हैं जिसमें हम कंप्यूटर को डेटा पहुंचा सकते हैं। स्टोरेज में सारे स्टोरेज आ जाएंगे। अब ये डेटा जब आपका आगे बढ़ता है, तो आगे बढ़ने के बाद यानी डेटा जब कंप्यूटर को देते हैं तो वो डेटा सबसे पहले कहाँ जाता है? डेटा सबसे पहले डेटा को कौन स्टोर करता है? सीपीयू। ठीक है, तो डेटा सीपीयू कहता है मैं तो स्टोर ही नहीं करता। तो डेटा को स्टोर कौन करता है? डेटा को रोकने का रखने का काम किसका है? मेमोरी का। तो सबसे पहले हमारा जो डेटा नंबर 1 पे जाएगा वो हो जाएगी मेमोरी, रैम पर। मेमोरी मतलब रैम, ये हमारी रैम है। रैम में डेटा कैसे जाता है? रैंडमली जाता है। रैंडमली मतलब अगर हमने लिखा हेलो तो ई पहले चला गया, एच बाद में चला गया, एल इधर चला गया, ओ इधर चला गया, बस सब है वहाँ पर। बट कोई सिस्टम नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है इसमें कि डेटा एक एक करके रहेगा, ठीक है। तो ये डेटा हमारा रैम में चला गया। रैम के बाद क्या होगा? कैचे मेमोरी क्या करती है? उस डेटा का जो मेन पार्ट है वो कॉल कर लेती है, ठीक है, डेटा को कॉल कर लेती है। जैसे मान लो भाई अगर हम एक स्कूल में है और हमें क्लास के सारे बच्चों को कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, तो वो इन्फॉर्मेशन हम कैसे देंगे? सारे ही स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन देना है प्रिंसिपल को, तो वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए क्या सारे बच्चे वहाँ पर भीड़ लगाएंगे? ये और क्या तरीका है, और क्या सिस्टम है, कैसे इन्फॉर्मेशन? नोटिस दिए। और क्या तरीका है? या तो हम क्लास टीचर को बुला लें, हाँ। है ना, टीचर्स को बुला लें। तो कैचे क्या करता है? उसमें से जो मेन डेटा है उसको अपने पास बुला लेता है, और
जब वो डेटा आ जाएगा यानी क्लास टीचर आ जाएंगे तो पीछे बच्चे भी आ जाएंगे। तो मेन डेटा को अपने पास बुलाता है और कहता है आप लोग आगे जाइए, बाकी तो आपके साथ आ ही जाएंगे। तो इसीलिए हमारी डिवाइस में स्पीड बढ़ाने के लिए कैचे सिस्टम आ गया। कैचे यानी एक तरह की मेमोरी। तो कैचे कैसी मेमोरी है अभी हम लोग आगे के चार्ट में जानेंगे। तो फिलहाल कैचे होने से हमारा जो कंप्यूटर या लैपटॉप है या मोबाइल है इसकी स्पीड फास्ट हो गई। तो इसीलिए आज की टाइम में हमारे पास कितनी कैचे आ रही हैं, 1 2 3 4 5 तक कैचे पहुंच गई हैं। जितनी कैची बढ़ेंगी उतनी हमारी स्पीड बढ़ेगी। तो कैचे ने क्या किया कि कुछ डेटा को अपने पास बुला लिया, फिर इसकी रजिस्टर में एंट्री करा दी कि आप लोग अपनी एंट्री करा लो। फिर कंट्रोल सेक्शन क्या करता है, कंट्रोल कर रहा है डेटा आपका सही जा रहा है। तो ये कंट्रोलर जो है कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। इसने फिर इस डेटा को यहाँ बुलाया और कहा आप लोग सीधे यहाँ पहुँचो ALU में, जाके वहाँ चेकिंग कराओ। अब वहाँ पे चेकिंग क्या हो रही है, वहाँ पर चेकिंग यही हो रही है कि आपके कितने 1 1 हैं, कितने 0 0 हैं, कितना आपके साथ यूनिट चल रही है, कितनी यूनिट चल रही है। ये सब कैलकुलेशन कौन करेगा, ALU। आपको आपने कुछ लिखा है तो उसके बारे में कैलकुलेट करेगा, आपने कोई फॉर्मूला लगाया है तो उसके बारे में कैलकुलेशन करेगा ना। तो ये सारी चीज़ें ALU करता है। ALU का फुल फॉर्म क्या है, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। और CPU का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये जो पूरा सेक्शन है यहाँ तक, इसको हम लोग CPU कहते हैं ना। ये CPU एग्जैक्टली क्या है, ये हम लोग समझ रहे हैं प्रोसेसर को। कंप्यूटर का फुल फॉर्म पता है? कंप्यूटर का फुल फॉर्म देखो एग्जैक्टली एक्चुअली होता नहीं है, बना दिया गया है। मेन जो है कंप्यूटर का, अगर कोई सॉफ्टवेयर की पढ़ाई कर रहा है तो सॉफ्टवेयर के हिसाब से फुल फॉर्म जानता है, कोई हार्डवेयर पढ़ रहा है तो हार्डवेयर के हिसाब से फुल फॉर्म जानता है, कोई कोडिंग कर रहा है तो कोडिंग के हिसाब से फुल फॉर्म बना दिया। तो फिलहाल ये सारा पार्ट का है CPU का। CPU कितना बड़ा होता है एग्जैक्टली, उसकी टोटल साइज इतनी ही बड़ी होती है, देखा है ना CPU को, प्रोसेसर। तो अब जब ये सारा काम हो जाता है तो उसके बाद ये होता है कि भाई आप लोग, अब कंट्रोलर क्या करता है, कंट्रोल सेक्शन क्या करता है, इसको आगे फॉरवर्ड करता है कि अब आप लोग पहुँचिए, टाइम हो गया, पहुँचेगा मॉनिटर पर। तो हमें जाके इन्फॉर्मेशन दिखती है मॉनिटर पर, लेकिन लगता है कि ये तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, डायरेक्टली मॉनिटर पे हमें दिख रहा है। तो जैसा कि हमने बताया कंप्यूटर इसको बहुत स्पीडली काम कर रहा है, इसलिए हमें ऐसा पता ही नहीं चलता है कि मॉनिटर पे कभी गया भी कुछ, लगता वहीं पर है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मॉनिटर पर, जैसे यहाँ पे चित्र बना ना कि मॉनिटर पर भेजा, तो मॉनिटर अपने पास कुछ लाता नहीं है। हम जो मॉनिटर पे देखते हैं इंफॉर्मेशन, वो मॉनिटर हमें इंटरनल इंफॉर्मेशन डायरेक्टली वहीं की दिखा रहा है। हम मॉनिटर को कुछ भेज नहीं रहे हैं। जैसे ये एरो बना है ना, ये एरो दिखाया तो गलत है कि हम मॉनिटर को भेज रहे हैं, मॉनिटर को हम कुछ नहीं भेज रहे हैं। अगर हम मॉनिटर पे काम कर रहे हैं, मॉनिटर को इन्फॉर्मेशन गई, तो मॉनिटर हटाने पर डेटा चला जाना चाहिए। तो हम मॉनिटर हटा दें तो डेटा मेरा वहीं का वहीं सेफ है। तो मतलब मॉनिटर को हम कुछ भेजते नहीं है, मॉनिटर हमें सिर्फ यहाँ की इंफॉर्मेशन को दिखाता है, ठीक है। फर्स्ट आउटपुट में क्या होगा, मॉनिटर, ये फर्स्ट आउटपुट है। सेकंड आउटपुट में प्रिंटर, फर्स्ट आउटपुट मॉनिटर, सेकंड आउटपुट में प्रिंटर, फर्स्ट आउटपुट में मॉनिटर। देन आगे भी तो हो सकता है कि हमने एक और स्क्रीन पे शेयर कर लिया, स्क्रीन है, प्रोजेक्टर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये वाला पार्ट हो गया शेयर। पहले तो हम मॉनिटर पे ही देखेंगे, उसके बाद हम शेयर करेंगे, प्रिंट करेंगे। आ रही बात समझ। तो मतलब ये है कि सबसे पहले हम मॉनिटर पे ही इंफॉर्मेशन देखेंगे, देन हम अगला काम करेंगे। और साथ ही साथ हमें एक काम और करना है, जैसे हमने कुछ कंप्यूटर पे वर्क किया, वर्क आपने कहाँ किया, मान लिया आपने वर्ड में कुछ टाइप किया, कुछ टाइपिंग वर्क है। अब ये टाइपिंग वर्क जो तुमने किया, इसको आप सेव करने के लिए क्या करोगे, सेव करने के लिए हम सेव करेंगे। सेव करेंगे तो ये डेटा कहाँ सेव होगा, है ना, सेव करेंगे तो डेटा कहाँ सेव होगा, स्टोरेज में। और हमारे कंप्यूटर में जो स्टोरेज है वो क्या है,
मेन हमारी हार्ड डिस्क है। हमारे कंप्यूटर में जो स्टोरेज है वो कहाँ है? हार्ड डिस्क है। ये जो हम लोग पढ़ते हैं ना डॉक्यूमेंट्स, डेस्कटॉप, डाउनलोड्स, ये जितने भी हैं ये सब क्या है? ये फोल्डर्स हैं। तो हम जो भी स्टोर कर रहे हैं वो स्टोरेज ऑटोमेटिकली कहाँ जा रहा है? डॉक्यूमेंट्स में जा रहा है। और ये सारा डॉक्यूमेंट है, डेस्कटॉप है, डाउनलोड्स है, ये फोल्डर्स हैं, लेकिन ये हैं किस में? हार्ड डिस्क में, है ना? ये सब कहाँ है? हार्ड डिस्क में है। और हार्ड डिस्क में हम जनरली जो भी वर्क करते हैं वो ये जितना भी फोल्डर है ये हमारे हार्ड डिस्क में किस ड्राइव में होता है? सी ड्राइव में। दुनिया के सारे लैपटॉप, सारे कंप्यूटर जिसमें विंडोज़ पे काम हो रहा है उसमें ये जो फोल्डर्स हैं ये ऑटोमेटिकली कहाँ होंगे? सी ड्राइव पर होंगे, जिसमें ये फोल्डर्स के नाम से जाने जाते हैं। सर फुल फॉर्म है क्या सी का? सी का फुल फॉर्म नहीं है। सी का मतलब ये है कि ए बी सी डी मतलब ड्राइव्स होती हैं ये। लेकिन हर एक कंप्यूटर में ये सी से स्टार्ट क्यों होता है? तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है। हर एक कंप्यूटर में सी से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन पहले के टाइम में ये ए ड्राइव से भी जाना जाता था। ए ड्राइव, बी ड्राइव, सी ड्राइव। तो सी ड्राइव किससे होती है? हार्ड डिस्क के लिए होती है। और ए बी ड्राइव किसके लिए होती है? ये होती है फ्लॉपी डिस्क के लिए। क्योंकि फ्लॉपी डिस्क आनी बंद हो गई, इसकी ड्राइव आनी बंद हो गई, इसलिए ए और बी ड्राइव साइलेंट हो गई। इसीलिए हर लैपटॉप कंप्यूटर में हम लोग कहाँ से देखते हैं? सी ड्राइव से देखते हैं। यानी ए और बी ड्राइव आनी बंद हो गई तो हमें मिल नहीं रही है। तो सी ड्राइव मतलब आपकी हार्ड डिस्क के बारे में बात हो रही है। तो हार्ड डिस्क में सिर्फ सी ही नहीं है, हो सकता है फिर डी भी हो, ई भी हो, नहीं है तो होना चाहिए। ये सारे जो स्टेप्स हैं इसके लिए हमने वीडियोस बना रखे हैं। अगर तुम्हारे कंप्यूटर में भाई आपके सी ड्राइव है, डी ड्राइव नहीं है तो डी ड्राइव बनाओ, बनाइए। डी ड्राइव आनी चाहिए, नहीं तो तुम स्टोर कहाँ करोगे? भाई तुमने कहा बहुत फ़ोटोज़ रखनी है, वीडियोज़ रखनी है, तो क्या सब उठा के सी में रखेंगे? कैसे बनाएंगे सर डी ड्राइव? अभी उसकी बात करते हैं आगे कि डी ड्राइव कैसे बनाएंगे। तो फिलहाल अगर हमारे लैपटॉप में सिर्फ सी ड्राइव मिल रही है, जैसा कि आजकल हो रहा है, जो नए लैपटॉप रेडीमेड आ रहे हैं उसमें सिर्फ एक ही ड्राइव होती है, सी ड्राइव। बाय डिफ़ॉल्ट सी ड्राइव बन के आ रही है, तो हमें उसको डी और ई ड्राइव, उसमें एटलीस्ट 2 ड्राइव बना देना चाहिए। किसके लिए? हमारे लैपटॉप की परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए ये ज़रूरी है। तो अभी हमने इस ब्लॉक डायग्राम ऑफ पीसी लैपटॉप क्यों समझा? क्योंकि ये डायग्राम हमारे पीसी लैपटॉप से ज़्यादा रिलेटेड है। क्या ये डायग्राम हमारे मोबाइल पे भी वर्क करता है? मोबाइल का सिस्टम थोड़ा सा बदला हुआ है, मोबाइल और टैबलेट पर ये उतना सूट नहीं कर रहा, तो इसीलिए हम लोग मेनली इस डायग्राम को समझते हैं पीसी और लैपटॉप पे काम करने के लिए। ठीक है, तो ये था इनपुट, ये था सीपीयू, और ये हमारा आउटपुट है यानी मॉनिटर पे देखने के लिए, और ये स्टोरेज सेक्शन है जहाँ पर हम स्टोर करेंगे डेटा को। फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा तो मेरा यहीं सेव होगा, उसके बाद हम चाहें तो उसको पेन ड्राइव में, अदर मेमोरी स्टोरेज में सेव कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो हम मेमोरी की बात कर रहे हैं सिर्फ रैम आ रही है, तो रोम का क्या काम है? सर जब भी मैसेज या कॉल मैसेज या किसी भी इशू करते हैं जो सबसे पहले आता है लेटर, वो रोम की वजह से आता है। तो रोम का काम यहाँ पर इसलिए नहीं है क्योंकि ये कह रहा है मुझे आपके डेटा से, एक यूज़र के डेटा से कोई मतलब नहीं है। मेरे पास जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो कंपनी ने दे दिया। कंपनी ने कैसा इन्फॉर्मेशन दिया? जब लैपटॉप हमने ऑन किया तो लिख के आ रहा है लेनोवो एनर्जी, तो वो डेटा कौन दिया है? कंपनी ने दे दिया, उस चिप में फीड कर दिया। वो इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है? रोम दे रहा है। तो कह रहा है मुझे आपके डेटा से कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम इन सब चार्ट में रोम की बात नहीं करते, और रोम से हमारे वर्क से कोई लेना देना नहीं है। तो इसी तरह से आपका चाहे मोबाइल हो, मोबाइल जब आप ऑन करते हैं तो लिख के आता है स्टार्टिंग सैमसंग, और वो इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है? रोम।
या हम लैपटॉप ऑन कर रहे हैं तो वो इन्फॉर्मेशन जो आ रही है स्टार्टिंग में, जैसे पहले बहुत पहले FLHG वाले लैपटॉप आते थे तो ऑन करने के बाद उनकी फ़ोटो आती थी, तो ये इन्फॉर्मेशन किसने दिया? रोम ने। उनकी फोटो हटाए सकते हैं क्योंकि उन्होंने कोडिंग करवाई है। वो कोडिंग से उस रोम में मैसेज पहुंचाया गया। तो क्या आपको वो कोडिंग आती है? वो कोडिंग की एक स्पेशल ट्रेनिंग होती है, उसके लिए एक स्पेशल लैब होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही है कि रोम का हमारे डेटा से कोई मतलब नहीं। लेकिन सबसे पहले आपके लैपटॉप या PC में या मोबाइल में जो मेमोरी काम करती है, जो वर्क करती है, वो मेमोरी कौन सी होती है? रोम। सबसे पहले ये मेमोरी एक्टिव होती है, क्योंकि जब ये एक्टिव होगी तभी आपकी डिवाइस एक्टिव होगी। और ये एक्टिव क्या करती है? ये कहती है कि मुझे सारे टीम वालों को देखने दो, मुझे मेरे पास सारी टीम की इंफॉर्मेशन है, वो सारे टीम वाले लोग हैं कि नहीं हैं, सही है कि नहीं। तो ये सारी चेकिंग कौन करता है? रोम। और ये चेकिंग कब करता है? जैसे ही आपने डिवाइस को ऑन किया तो विदिन 2 सेकेंड्स में ये काम हो चुका होता है। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या होता है? फिर इन लोग का वर्क स्टार्ट होता है, फिर रैम स्टार्ट होती है, फिर स्टोरेज स्टार्ट होती है, फिर इन लोग का स्लोली वर्क स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने ब्लॉक डायग्राम को, PC के ब्लॉक डायग्राम को समझा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। चल रहा है सौरभ रिकॉर्डिंग? अब यहाँ पर हमने कॉलर माइक नहीं लगाया, ये करो भैया, वॉइस थोड़ा कम जाएगी, देखते हैं। चलो मेमोरी की बात करते हैं। मेमोरी यूनिट में एक चार्ट बनता है। चलो मेमोरी यूनिट के पहले हम एक पॉइंट और समझते हैं। हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर समझेंगे। जिसमें 2 पार्ट आएगा। एक आ जाएगा हार्डवेयर, देन आ जाएगा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? IO। सबसे पहले IO डिवाइस आती है, देन क्या आता है? मेमोरी, फिर आता है प्रोसेसिंग, फिर आता है स्टोरेज। तो क्या है इसके बारे में समझने के लिए सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा आ जाएगा OS पहला। ये क्या हो जाएंगे? एप्स। दूसरा, तीसरा हो जाएगा यूटिलिटी एंड अदर्स। सबसे पहले हम लोग देखेंगे IO में क्या क्या आता है। इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट मतलब सारे कीबोर्ड, मॉनिटर, कीबोर्ड मॉनिटर, ये हमारे कंप्यूटर का मेन पार्ट है जो इनपुट आउटपुट का काम करता है। इनपुट आउटपुट में स्पीकर्स भी आते हैं, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। मिनिमम की बात हो रही है तो मिनिमम ये आएगा। प्लस आपकी मेमोरी में क्या आता है? रैम। रैम का हमारे वर्क से ज़्यादा लेना देना है, लेकिन रोम भी होना ज़रूरी है। एक हार्डवेयर मतलब पहले बात हो रही है कि कंप्यूटर तैयार है कि नहीं, लैपटॉप तैयार है कि नहीं। तो लैपटॉप तैयार है, ये क्या होगा? CPU। स्टोरेज मतलब HDD, जो अभी SSD और NVMe में 3 वेरिएशन में आ रही है।
अभी के टाइम में जो HDD है, अब HDD धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, SSD और NVMe आ रही है। तो आज के टाइम में अगर हमें लैपटॉप या कंप्यूटर ख़रीदना है तो हम क्या देखेंगे, SSD या NVMe है कि नहीं? नहीं तो हमें क्या है, स्पीड डाउन मिलेगी। अभी हम इस पॉइंट पर आते हैं। फिर आती है बात OS। हम लोग का जो OS है, अगर हम OS की बात करते हैं तो कितने OS आते हैं? बहुत सारे OS हैं। असेंबली आ गया, असेंबली लैंग्वेज आ गया, फिर आ गया MS DOS, फिर आ गया विंडोज़, फिर आ गया यूनिक्स, लाइनक्स। तो ऐसे बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। मैकिंटोश, यानी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। तो ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। हम लोग जो ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं ना, वो MS DOS, इसमें दोनों होते हैं। विंडोज़ के अंदर MS DOS खुद भी होता है। ऐप्स में क्या क्या यूज़ करते हैं हम लोग? नोटपैड, वर्डपैड, ठीक है, पेंट, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पाइथन, HTML कोडिंग। ऐप्स क्या करता है? ऐप्स आपको फाइल क्रिएट करने के लिए कहता है। फाइल क्रिएट हम लोग कहाँ करते हैं? ऐप्स में जाके। तो फाइल क्रिएट यहाँ करते हैं, वो हमारे कहलाते हैं ऐप्स। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? सर ऐप कोई फुल फॉर्म है ऐप का? अभी आते हैं इस पॉइंट पे। तो फिलहाल हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है? वो आपकी पूरी डिवाइस को ऑन करेगा। डिवाइस को ऑन करने का काम किसका है? OS का है। OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। भाई मोबाइल ऑन करेंगे तभी तो काम करेंगे। तो उस मोबाइल को ऑन किसने किया? OS ने। मोबाइल में OS क्या है? मोबाइल का OS है एंड्रॉइड। कंप्यूटर या लैपटॉप का OS क्या है? विंडोज़। तो ऐसे ही और भी जो लोग बैंक वगैरह में काम कर रहे हैं वो लाइनक्स पर काम कर रहे हैं। रेलवे में जो काम हो रहा है या और भी जगह काम हो रहा है वो यूनिक्स पे काम हो रहा है, उसी का एडवांस रेलवे वर्जन। में क्या होता है? रेलवे में बहुत जो उनका जो सॉफ्टवेयर है उस पर काम होता है। जैसे बैंक पे होता है, बैंक पे लाइनक्स पे काम हो रहा अच्छा, है। ये पहले बार इंटरनेट बना कैसे? अभी इंटरनेट की बात नहीं आ रही है ना, अभी तो सिर्फ आ रही है ऑपरेटिंग सिस्टम की बात। तो ऑपरेटिंग सिस्टम पर हम बात कर रहे हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ये हैं तो बहुत सारे, लेकिन हम क्या सीख रहे हैं अभी? MS DOS और विंडोज़ सीख रहे हैं। तो हम पहले MS DOS और विंडोज़ के बारे में समझेंगे। अभी हम जो पूछना है इसे चार्ट के बारे में पूछना है। अभी इस चार्ट में भी वो पॉइंट पूछना है जो हमें मिल रहा है पढ़ने के लिए। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? MS DOS और विंडोज़, क्योंकि अभी उसी की पढ़ाई बहुत है। तो हम पहले उसी को समझ लें। ऐप्स में जो विंडोज़ के अपने ऐप्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? 1, 2, 3, ये अपने विंडोज़ के होते हैं खुद के। यानी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पाइथन, HTML, ये सारे ऐप आपको एक्स्ट्रा ऐड ऑन करने पड़ते हैं, इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो जब इंस्टॉल करते हैं तब जाके ये हमारे PC या लैपटॉप में दिखते हैं। लेकिन अगर हम कुछ भी ना करें तो हमको ये 3 ऐप तो ज़रूर मिलेंगे। हाँ, ये 3 ऐप तो हर एक लैपटॉप कंप्यूटर में मिलेंगे, क्योंकि ये रेसिडेंट होते हैं विंडोज़ के साथ। विंडोज़ में ये रेसिडेंट होते हैं। MS DOS इसका एक पार्ट और है जो एक अलग एनवायरनमेंट पे काम करवाता है, जिसके बारे में अभी हम लोग आगे समझेंगे MS DOS को। यूटिलिटी MS DOS में DOS का फुल फॉर्म क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। DOS का फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सर DOS का मेन काम क्या है? ठीक है, तो DOS का मेन काम क्या है? DOS पे हम लोग
तब जाएंगे जब हमें डॉस के कमांड को सिखाया जाएगा। और डॉस के कमांड को कब सिखाया जाएगा? जब आपको डॉस की इम्पोर्टेंस यानी डॉस की पढ़ाई करनी है। तो चूँकि अभी का जो हमारा स्कूल का सिलेबस है या कहीं का भी सिलेबस है, तो उसमें डॉस पर जो स्टडी है वो कम है। ज़्यादा स्टडी कहाँ है? विंडोज़ पर। तो डॉस की स्टडी कम है, लेकिन एक बात और है, डॉस हमारा क्या है? बैक स्टेज है। सारी कोडिंग, सारा जो नेटवर्किंग है, यानी आपको एक बड़े लेवल पे नेटवर्क कंट्रोल करना है, तो ये सब कहाँ करेंगे हम? ज़्यादा अच्छे से डॉस में करेंगे। यानी पूरा विंडोज़ जो स्टैंड कर रहा है वो डॉस के ऊपर स्टैंड कर रहा है। तो कहते हैं ना कि इस बिल्डिंग किस पर खड़ी है? नींव पर। जमीन पे। नींव पर। नींव बनी ना, नींव। तो नींव क्या है? डॉस। डॉस पर विंडोज़ है। अब आते हैं बात की यूटिलिटी में क्या क्या आता है। एंटीवायरस और डिफ्रैग, ऐसे ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो यूटिलिटी मतलब इस पूरे सॉफ्टवेयर को ठीक ठाक रखेगा कौन? ठीक ठाक मतलब आपके विंडोज़ में कोई प्रॉब्लम ना आए तो ये सब ठीक कौन करेगा? यूटिलिटी पार्ट करेगा, जिसमें एक आता है एंटीवायरस और दूसरा डिफ्रैग होता है, डिफ्रैगमेंट, इसको कहते हैं डिफ्रैगमेंट। तो डिफ्रैगमेंट से क्या होता है? ये ऑटोमेटिकली काम करता रहता है। डिफ्रैगमेंट, विंडोज़ हमारा डिफ्रैगमेंट ऑटोमेटिकली काम करवाता रहता है। तो कैसे काम करता रहता है? जब आप कंप्यूटर पे वर्क करते हैं, कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं, तो डिफ्रैगमेंट ऑटोमेटिकली बैक स्टेज में काम कर रहा है। तो आपके कंप्यूटर में जल्दी लैपटॉप में प्रॉब्लम नहीं आ रही है, लेकिन ये पहले नहीं था। बहुत पहले के टाइम में विंडोज़ में प्रॉब्लम आती थी ज़्यादा। तो उस केस में हम लोग डिफ्रैग मैनुअली करवाते थे। डिफ्रैग मतलब जैसे हमने यहाँ पर इसको चलाया, यहाँ पे काम किया, इसको बंद नहीं किया और ऐसे ही लैपटॉप बंद कर दिया, या हमने कई सारी ऐप खोल रखे हैं उसमें ये काम किया और सेव कर दिया, फिर कहीं से कुछ डेटा कॉपी किया, उठा के डिलीट किया। अब ये बहुत सारा इधर उधर काम हुआ। तो ये जो बहुत सारे इधर उधर काम हुए, तो उसको ठीक करने का भी एक किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो वो कौन सा है? डिफ्रैग। वो कहता है आपने बहुत डेटा इधर उधर किया, डिलीट किया है, फाइलें बहुत इधर की उधर हुई हैं, तो ज़रा मुझे सेट करने दीजिए। तो ये काम हमारा विंडोज़ ऑटोमेटिकली करवा देता है। ठीक है, तो इसको अगर वैसे मैनुअली करना है तो हम बता देंगे डिफ्रैगमेंट कैसे करते हैं। एंटीवायरस क्या है? वायरस आए तो एमएस में होता ही है, पहले से लग के आता है एंटीवायरस। तो हमारा जो ये विंडोज़ है ना, ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अपना खुद का अपना एक एंटीवायरस है, जो किस नाम से आता है? डिफेंडर के नाम से। एक डिफेंडर होता है, एक इसमें होता है फायरवॉल। दो इनकी बड़ी तगड़ी सिक्योरिटी होती है। हैं? दोनों सिक्योरिटी होती है विंडोज़ के अपने पास। हम लोग के कंप्यूटर में जो बचाव करने वाले लोग होते हैं वो कौन से होते हैं? दो लोग, डिफेंडर होते हैं और फायरवॉल होते हैं। होते तो ही है ना, था एक हो गया विंडोज और एक हो गया आईओएस। iOS नहीं है यहाँ पर, iOS का यहाँ पर कोई काम नहीं है, यहाँ OS है, OS है ना। आई का मतलब क्या है? भाई आईफोन पे थोड़ी जा रहे हैं हम। मतलब दो ही प्रोसेस होता है, एक होता है ये, एक विंडोज है। विंडोज़ तुम्हारा जो है उस पर जो बाहर से वायरस ना आए, मालवेयर ना आए, किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए, तो उसको उसकी जो सिक्योरिटी देखते हैं वो ये डिफेंडर देखता है। डिफेंडर क्या देखता है? ये वायरस से कंट्रोल करता है। डिफेंडर वायरस से कंट्रोल करता है। और फायरवॉल क्या करता है? वो किसी भी तरह की कोई हार्म ना हो आपको, यानी मालवेयर्स वगैरह जो आपके कंप्यूटर में अटैक कर रहे हैं, या और भी कोई वेबसाइट वगैरह चला रहे हैं जिसमें भी वायरस नहीं आया, लेकिन उससे आपके लैपटॉप कंप्यूटर में कोई हार्म तो नहीं हुआ, तो एक फायरवॉल बना देता है विंडोज़। फायरवॉल मतलब एक आग की दीवार, कि भाई इसके अंदर आप कोई प्रॉब्लम मत करना। तो ये सब कहाँ है, किसके पास है? ये विंडोज़ के पास अपने ही है फायरवॉल।
तो ये सब चीज़ें कहाँ हैं विंडोज़ में? हाँ, आप प्रैक्टिस करो। तो ये सब चीज़ें कहाँ है कंप्यूटर में? तो ये सब चीज़ें विंडोज़ के पास अपनी है, जो हमारी यूटिलिटी का काम करता है। अदर्स में क्या क्या आता है? हो सकता है आपको सिल्वर वाला छोटा बटन वीडियो नीचे नीचे सिल्वर छोटा छोटा वाला कटर यूज़ करना है, हो सकता है आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करना है, ऐसे करो वीडियो रिकॉर्डिंग। बस तो ये सब क्या होते हैं? अदर्स होते हैं, या हमें बर्न कराना है। तो बर्न कराना है, बर्न मतलब जलाना। अभी वेट करो थोड़ा या आपको बर्न करना है। बर्न क्यों करेंगे हम? अच्छा ये बताओ, अच्छा ये पहले हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की बात समझ लिया है, तो हमें क्या चाहिए? पहले तो चाहिए हार्डवेयर। हमें क्या देता है? हार्डवेयर हमको देता है लैपटॉप या कंप्यूटर। भाई हार्डवेयर में तो आएगा लैपटॉप कंप्यूटर। जब लैपटॉप कंप्यूटर मिलेगा तभी तो हम सॉफ्टवेयर की बात करेंगे। ये सारे सॉफ्टवेयर हमें अपने हार्डवेयर में कहाँ मिलेंगे? ये सारे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में कहाँ मिलेंगे? इनमें। तो जितना भी तुम्हारे लैपटॉप या कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर हैं वो कहाँ है? सब ओएस वगैरह। ये सारा जो सॉफ्टवेयर का सिस्टम है ये आपके इनमें है, हार्ड डिस्क में, एसएसडी में, एनवीएमई में। इसका इनसे मतलब नहीं है स्टोरेज से। मतलब इसमें कहीं स्टोरेज का कोई कैपेसिटी नहीं है, तो सब कहाँ स्टोर है? इसमें। तो जब भी विंडोज़ वगैरह में या कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपकी प्रॉब्लम सब कहाँ से जुड़ी हुई है? इनसे जुड़ी हुई है। सारी बात क्लियर? तो अगर आपके लैपटॉप कंप्यूटर में कुछ भी इशू है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सब आपके स्टोरेज से जुड़ी हुई है, क्योंकि यहीं पर तो सारा सॉफ्टवेयर रखा हुआ है। जब ओएस होगा तो ये होंगे, ऐसा नहीं कि ये आ जाएंगे डायरेक्ट, पहले ओएस आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले विंडोज़ आएगा, विंडोज़ आएगा तो अपने साथ इनको भी लेके आएगा। तो इसमें जो सबसे मेन कौन है? ओएस। ओएस हो गया मेन, और जब ये आएगा तो ऐप्स आएंगे, और ये आएगा तो यूटिलिटी मिलेगा, और ये आएगा तो अदर्स मिलेंगे। तो यहाँ पर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में जो हम बता रहे हैं, इतनी बात लग रहा है ठीक है सौरभ? ठीक है। तो हमने ये क्यों पढ़ा? क्योंकि ये जब होगा तभी ये होगा। तो और जब ये होगा तो ये कितना होना चाहिए? तो ये एटलीस्ट 1 2 3 4 होता है हर एक लैपटॉप, हर एक कंप्यूटर में। वर्ल्ड के जितने भी लैपटॉप कंप्यूटर आ रहे हैं उसमें एटलीस्ट ये 4 सेक्शन तो मिलेगा ही। इनपुट आउटपुट मतलब क्या क्या हो गया? कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर मिल गया, रैम रोम मिल गया, सीपीयू मिल गया, हार्ड डिस्क मिल गई, एक कंप्यूटर तैयार हो गया हमारा। तो ये हार्डवेयर ने एक कंप्यूटर रेडी कर दिया। फिर आ गया सॉफ्टवेयर, यानी ये सॉफ्टवेयर भी हमें रेडी मिल गया। तो यानी पूरा मेरा जो यह कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है, ये आपका पूरा लैपटॉप और एक पीसी के बारे में बता रहा है। ठीक है? यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं मेमोरी की, मेमोरी यूनिट। अब मेमोरी यूनिट में देखा जाए तो 2 सेक्शन मेन कवर होते हैं। क्या? एक प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। हम लोग जब भी कंप्यूटर में वर्क करते हैं, या जब तक कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहे हैं, यानी जो भी वर्क कर रहे हैं, लेकिन हम कोई ऐप में वर्क नहीं कर रहे हैं, ना ही हम कोई राइटिंग का वर्क कर रहे हैं, सिंपली क्लिक कर रहे हैं और सब सिस्टम को, मेनूज को फॉलो कर रहे हैं। तो अभी तक जो हमारी मेमोरी यूज़ हो रही है वो कौन सी मेमोरी यूज़ हो रही है? प्राइमरी मेमोरी यूज़ हो रही है। और उसमें अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है रैम। क्योंकि हम लोगों ने कल देखा था, यस्टरडे वाले क्लास में देखा था कि रॉम का यूज़ हमारे जो करंट वर्क है उससे रिलेटेड नहीं है।
रोम हमारे करंट को वर्क को फॉलो नहीं करती। रोम फॉलो करती है हमारे मेन सिस्टम के उस स्टार्टिंग पॉइंट से लेके उसके अंदर जितनी भी टीम मेंबर्स हैं उसको रिमेंबर करना, याद करना रोम का काम है। यानी अगर हम पहले बात करें कि रोम क्या है, तो रोम को और भी नाम से जाना जाता है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो रोम को हम और क्या नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं बायोस भी। रोम बायोस कहलाता है। और रोम क्या कहलाता है? रोम आपका कहलाता है नॉन वोलाटाइल। ठीक है, तो रोम के हम सारे नाम लिख लेंगे। तो रोम को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? एक तो ये है कि ये बायोस कहलाता है, एक ये कि नॉन वोलाटाइल कहलाता है। दूसरा इसका एक और नाम होता है क्या? परमानेंट मेमोरी। अब ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि रोम के मेमोरी में हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन कभी स्टोर नहीं कर सकते। तो मतलब हमारे स्टोरेज के लिए वहाँ पर क्या लगा हुआ है? लॉक लगा हुआ है। दूसरी बात, रोम में जो इन्फॉर्मेशन है वो कभी डिलीट नहीं होती। मतलब एक नॉर्मल यूज़र उसको डिलीट नहीं कर सकता और वो इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक भी कभी नहीं जाती। तो रोम की इन्फॉर्मेशन फिक्स्ड है और ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि रोम में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो फिक्स रहना ज़रूरी है। वो सारे टीम मेंबर को याद करके चल रही है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर ऑन करते हैं, तो ऑन करते समय जब आपने एक लैपटॉप या कंप्यूटर में जितनी भी डिवाइसेस पार्ट्स वगैरह लगा रखे हैं, तो वो रोम में जाके फिक्स हो जाता है कि ठीक है ये मेरे टीम मेंबर्स हैं और हमें इनको फाइनली लेके चलना है। तो मतलब रोम में हम जो कोई इन्फॉर्मेशन ही सेव नहीं कर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन वहाँ पहले से जो है वो सेव्ड है। तो ये सब होता कहाँ है, कहाँ दिखता कैसा है? तो अभी आज हम लोग समझेंगे इसको कि दिखता कैसा है रोम। जनरली अगर किसी से पूछा जाए कि आपने क्या रोम की इन्फॉर्मेशन को कहीं देखा है, तो उसे ऐसा नहीं समझ में आएगा कि ये किस इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो रोम में कहा जाता है परमानेंट। क्यों? क्योंकि हम लोग अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ स्टोर नहीं कर सकते हैं, इसलिए हो गया परमानेंट मेमोरी। दूसरी बात, रोम को कहते हैं बायोस। बायोस का फुल फॉर्म क्या हो गया? अगर हम बायोस के फुल फॉर्म की बात करते हैं तो उसका फुल फॉर्म हो जाएगा, हम यहाँ लिखते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये बायोस का फुल फॉर्म हो गया, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नॉन वोलेटाइल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस रोम में अगर हम कंप्यूटर या लैपटॉप या अपना मोबाइल ऑफ कर देते हैं, तो क्या वो हमारे इन्फॉर्मेशन को भूल गया जो उसमें स्टोर थी? नहीं। तो उसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने कंप्यूटर बंद कर दिया, लैपटॉप बंद कर दिया, मोबाइल बंद कर दिया, तो वो जो उसके मेमोरी में इंफॉर्मेशन है वो हमेशा के लिए लाइफ लॉन्ग है। इस वजह से इसको कहते हैं नॉन वोलाटाइल। तो वोलाटाइल कौन सी होती है? तो ये होती है वोलाटाइल। रैम को हम लोग कहते हैं वोलाटाइल, क्योंकि रैम की जो स्पेशलिटी हुई क्या है, जैसे ही आपने लैपटॉप या सिस्टम ऑफ किया, मोबाइल ऑफ किया, आपने जो भी कुछ काम किया था वो सब कुछ क्या हो गया? क्लीन हो गया, सब फिनिश। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब वर्क करते हैं तो रैम में अपनी फाइल को सेव कर लेते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो मुझे एज ए फाइल के फॉर्म में डेटा मिल जाएगा। क्योंकि जो हमने भी टाइप किया है करेंटली, उसको अगर हम सेव नहीं करेंगे तो अगली बार क्या होगा? वो हमें सब नीट एंड क्लीन मिलेगा, यानी खाली मिलेगा। तो एक बात ये है कि रोम के तुमने ये सिस्टम समझ लिया। रोम में इन्होंने ये नाम क्यों बना रखा है 1 2 3 4? जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कहा कि रोम को मुझे कई वैरायटी में बनाना पड़ा। वजह क्या थी? जब उन्होंने एक रोम चिप बनाया जिस कंप्यूटर सिस्टम के हिसाब से, पता लगा आने वाले टाइम में सिस्टम मॉडिफाई हो गया, है ना। जैसे हम बात कर रहे हैं i3 आ गया i5। अब वो जो रोम चिप्स बनी थी i3 के लिए, वो i5 के लिए यूज़ में नहीं आ रही क्योंकि डेटा i3 के अकॉर्डिंग पड़ा है। तो क्या वो रोम चिप फेंक देंगे? यूज़लेस है, वेस्ट हो गई। तो उन्होंने इस पर एक सिस्टम बनाया साइंटिस्ट लोगों ने, जिन्होंने रोम चिप
की मैन्युफैक्चरिंग किया। उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, पहले जो रोम चिप आती थी वो पी रोम के नाम से आती थी। पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी एक टाइम जो इन्फॉर्मेशन गई फाइनल। पोर्टेबल का फुल फॉर्म क्या है? रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली memory, मेमोरी, P रैम का है रैंडम एक्सेस मेमोरी, पी का होता है और पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल। प्रोग्रामेबल। प्रोग्रामेबल मतलब जो एक बार आपने कोडिंग कर दिया रोम में वो फाइनल हो गई। डबल ईपी रोम डबल ईपी। तो फिर साइंटिस्ट को लगा, जो रिसर्च कर रहे हैं उनको लगा कि अरे मेरी रोम चिप तो बेकार हो गई। तो उन्होंने एक और इस पे एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कहा ई पी रोम बनाएंगे हम। तो ई पी रोम मतलब इरेजेबल पी रोम। तो इरेजेबल पी रोम यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल जो रोम थी, उसमें आप उस इंफॉर्मेशन को इरेज कर सकते थे। इसमें जो इंफॉर्मेशन को इरेज करते थे उसके लिए 20 मिनट्स तक के लिए उनको अल्ट्रा वायलेट रेज अप्लाई करनी पड़ती थी। तो उनको लगा ये बहुत टाइम टेकिंग हो रहा है, एक राउंड चिप पर इतना टाइम लग रहा है। तो उन्होंने फिर एक और रिसर्च किया। उन्होंने कहा ठीक है, डबल ई पी रोम बनाते हैं, यानी इलेक्ट्रिक इरेजेबल। तो इलेक्ट्रिक इरेजेबल पी रोम से क्या हुआ कि जो इन्फॉर्मेशन थी वो 1 से 2 मिनट के अंदर क्लीन हो जा रही थी। उनको लगा अब थोड़ा सा सेटिस्फैक्ट्री वर्क हुआ, लेकिन फिर भी अभी स्पीड फास्ट नहीं हुई। मतलब रोम चिप को मॉडिफाई करने का अभी जो सिस्टम है वो अभी तक बढ़िया नहीं हो पाया। तब उन्होंने लास्ट में क्या बनाया, मास रोम इन्वेंट किया। मास रोम में क्या होता है कि एक जो रोम चिप है, जो डेटा है, जो हमने i5 के लिए जो इन्फॉर्मेशन बनाई, उसमें क्या है, एक सीरीज़ में हम रोम चिप को एक फ्रेम में लगाते हैं और जो इस पे इंफॉर्मेशन है उसको मास्क करा देते हैं। उस केस में क्या हो गया, मल्टीपल रोम चिप में हमने जो एक पहली रोम चिप की जो इंफॉर्मेशन है उसको मास्किंग करा दिया। तो ये काम काफ़ी सक्सेसफुल हुआ। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि मेरे लैपटॉप कंप्यूटर में कौन सी रोम चिप लगी है, तो हमें उतना क्लियर नहीं कॉन्सेप्ट। ये कोई भी बहुत ईजिली नहीं बता सकता है कि मेरे पास कौन सी रोम चिप लगी है। अच्छा, हम पता भी कर लें तो हम क्या करेंगे, हम क्या रोम चिप के इंफॉर्मेशन को बदल पाएंगे? हमारे पास वैसे लैब नहीं है। तो फिलहाल ये एक हिस्ट्री में चला आ रहा है, इसलिए हम लोग ऐसा पढ़ते हैं। ठीक है, अब आती है बात कि हमको फिर जानना क्या है। तो हमको जानना है बस इनके बारे में, लेकिन हमारा जो वर्क से रिलेटेड है वो क्या है, रैम। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी हमने जैसे कल बताया था कि डेटा हमारा रैंडमली इसमें स्टोर होता है। रैंडमली स्टोर हो रहा है मतलब कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, इसलिए इसका नाम होता है रैम। सर आपने कल बताया था कि रैम में आपने किसमें बताया था कि डेटा पहले से ही सेव होता है, रैम में सेव होता है ना? नहीं, डेटा पहले से सर नहीं, मतलब कि ऐप सेव होते हैं उसमें। रोम वो तो एसएस सेकेंडरी स्टोरेज है हार्ड डिस्क में। ऑपरेटिंग सिस्टम और जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, ऐप्स हैं, वो तो हमारे सेकेंडरी स्टोरेज में है, हार्ड डिस्क में है। जो डेटा, जो सॉफ्टवेयर्स हैं, सॉफ्टवेयर सारे जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो सारे सॉफ्टवेयर का इधर के इन रैम और रोम से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर वो कोई भी हम सॉफ्टवेयर वगैरह स्टोर नहीं कर सकते। रोम में हम जा नहीं सकते, रैम में स्टोर नहीं कर सकते। तो अब क्या बचा, सेकेंडरी। सेकेंडरी में हमारे लिए सबसे बड़ा पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क कितनी कैटेगरी की है, एक हो गया एसएसडी, एक हो गया एनवीएमई, और एक खुद में हार्ड डिस्क होता है। अब इस पॉइंट पर आते हैं। पहले जरा ये वाला क्लियर कर लें, रैम, क्योंकि रैम से बहुत कंफ्यूजन है सबको, तो इसको समझ लेते हैं। तो हमारे लिए हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी। अच्छा, एक और बात, रोम में, रोम जो अपनी इंफॉर्मेशन है, अपने जो सब उसके जो पड़ा हुआ है कि भाई आप हैं i5 वाले, आपको बनाया है इस कंपनी ने, तो वो जो उसमें इंफॉर्मेशन है वो हमेशा कैसे लाइव है। लाइव कैसे है मतलब वो जीवित कैसे है कि नहीं भाई। रैम तो चलो डेटा सब साफ कर दे रही है, रोम में या मोबाइल में हम बात करते हैं, जब भी हम ऑन करते हैं तो लिख के आता है सैमसंग। ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये कोई सॉफ्टवेयर तो है नहीं। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं पर भी कैसे अभी तक फिक्स्ड है कि अरे तो कहीं स्टोरेज तो है नहीं कोई। तो इस वजह से रोम को
में जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी यहाँ पर है इस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम में जो इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, इस इन्फॉर्मेशन को हमेशा के लिए लाइव रखने के लिए यहाँ पर लगी होती है CMOS बैटरी। CMOS बैटरी छोटी वाली लिथियम सेल। लिथियम सेल मेरे पास अभी हम दिखाएंगे लिथियम सेल दिखाया कैसे था आपने एक बार उसमें। दिखाया था ना, बिल्कुल। अरे वो जो लेजर लाइट नहीं आती 10 छोटी लगी रहती है। अच्छा उसमें से छोटे- जो कुछ सर हाँ पता है है ना, लिखा होगा ना कहीं, तो सर्कल से होते हैं ना। नहीं, उस मॉडल में कई बैटरियां आती हैं, लेकिन एक होती है जिस पे लिखा होता है CMOS। अब जो भी है लाइव इस वर्ल्ड में जितनी भी टाइप की बैटरियां हैं, सारी बैटरी की एक तो लिमिट है कब तक वो रहेगी। एक बड़ी भी आती है, आपने बोला था। बिल्कुल बड़ी भी होती है। अब जैसे बैटरियां तो हर जगह हैं भाई, एक छोटी बैटरी है जो सेल इसमें लगी है वॉच में, CMOS ही लगी है। नहीं अब ये दूसरी बैटरी है, अब इसका दूसरा सिस्टम है, ये थोड़ा छोटी है, ठीक है। हर एक का करंट वोल्टेज डिफरेंट डिफरेंट है। हमारे कंप्यूटर में जो लगी है वो बैटरी दूसरी है, हमारे लैपटॉप में जो लगी है वो बैटरी दूसरी है। तो अब ये मल्टीपल बैटरीज कैसे आ रही हैं, क्यों आ रही हैं? चलो इस पॉइंट को समझते हैं, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। CMOS का फुल फॉर्म है कॉन्टेम्पोररी, इसको हम लिख ले रहे हैं कॉन्टेम्पोररी मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये वाला पार्ट जो है ये हमारा CMOS का फुल फॉर्म बता रहा है। और CMOS क्या है? ये एक बैटरी है। कैसी बैटरी है? ये लिथियम सेल होती है, लिथियम सेल। ये एक लिथियम सेल बैटरी होती है। अब लिथियम सेल बैटरी है तो इसकी लाइफ है, इसकी लाइफ कितनी है? 4 इयर्स, 5 इयर्स। तो 5 इयर्स के बाद हमारा लैपटॉप, हमारा कंप्यूटर एक प्रॉब्लम, एक एरर मैसेज शुरू कर देगा। क्या एरर मैसेज शुरू कर देगा? कि मैं अपने टीम वालों को भूल गया हूँ। तो कंप्यूटर क्या करेगा? ऑन होगा फिर ऑफ हो जाएगा। तो मैं आगे कैसे बढ़ूँ? मतलब इन सब कंप्यूटर में भी CMOS बैटरी सब है? में लगी है, तो मतलब फिर दुनिया के सारे लैपटॉप में भी सेम है। सब में है। तो नए लैपटॉप में तो चार्ज कर सकते हैं ना। वो चार्जिंग वाली बैटरी दूसरी होती है, ये बैटरी सिर्फ रॉम को कंट्रोल कर रही है। मतलब इन सब में 5 साल में बदलती है बैटरी। बिल्कुल, ये सारे जितने भी कंप्यूटर सिस्टम हैं इन सब में मतलब बैटरी लगती है। वो अभी दिखा देंगे बाद में बैटरियाँ कहाँ लगती हैं, लेकिन ये सब बैटरी पर, यानी हमारी जो रॉम है वो बैटरी पे ही जीवित है, यानी बैटरी के अकॉर्डिंग उसमें इंफॉर्मेशन सेफ है। फोन में भी ऐसा होता है ये सब जगह है, एवरीवेयर, सब जगह। आपका मोबाइल हो चाहे टैबलेट है, सब पर जो ऑन करते समय वो अपने सारे टीम मेंबर्स को याद करके चलेगा, यानी वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ होगी? रॉम में। रॉम मतलब बैटरी लगवानी पड़ती, मतलब बदलवानी पड़ती है। अब वहाँ पर मैसेज क्या आएगा? इससे रिलेटेड मैसेज क्या आएगा? वो मैसेज आएगा CMOS checksum error, ऐसा मैसेज आएगा CMOS checksum। ये मैसेज आने का मतलब ये है कि आपकी बैटरी खराब हो गई। फिनिश हो चुकी है। तो मतलब फिर क्या CPU को लाना पड़ेगा क्या? फिर आपको उस बैटरी को चेंज कराना पड़ेगा, अदरवाइज आपका लैपटॉप या कंप्यूटर ऑन नहीं होगा। वो ऑन किससे होके change फिर ऑफ हो कराना? जाएगा। सर तो किससे ऑन change? होके ऑफ हो जाएगा तो ये मैसेज कैसे आएगा? एक बार बता ऑन दो। होगा, हाँ। मैसेज देगा, बस उसके आगे नहीं बढ़ेगा, फिर ऑफ हो तो जाएगा। सर ये चेंज कहाँ होगी बैटरी और किस पे होगी? अब जो हार्डवेयर टेक्नीशियन है, जो हार्डवेयर टेक्नीशियन है, जैसे मुझे पता है बस कि ये ऐसे होता है तो हम बदल देंगे उसको। हम यहाँ पर बैटरी का बहुत सारे सेट भी रखे हैं। मतलब महंगी होती है ये सब? कॉस्टली नहीं होती है, लेकिन इस टेक्निक को करने वाला जो पर्सन है वो इसका कुछ चार्ज ले सकता है।
लेकिन हमारे से जो जुड़े हुए लोग हैं, अगर उनके साथ ऐसी समस्या आता है तो हम इसको बहुत मिनिमम चार्ज यानी जो एक्चुअल इकोनॉमिकल चार्ज होता है वो बता देते हैं। लेकिन जिसको ये बात नहीं पता है, मान लो भाई तुम्हें ये बात पता नहीं है CMOS चेकसम एरर की, आपको तो ये एरर नहीं पता, आपने कंप्यूटर देखा, आपने कहा ये एरर आ रहा है, बढ़ नहीं रहा आगे। अब वो जो तो पता नहीं तो उस स्पेशलिस्ट है वो आपको क्या बता दे, प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम आ गई है, बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक ऐसे होगी। तो ये होता है, इसीलिए हमें पढ़ाई ऐसे करनी चाहिए कि हमें काफ़ी चीज़ें पता हों, है ना। इतना पता है कि भाई आप ये है, आप इसका बता दीजिए भाई, जेन्युइन रेट बताइए मुझे। तो एक बात ये हुई, तो हमें ये पता चला CMOS बैटरी अगर ख़राब हो जाएगी तो हमारा रोम चिप काम करना बंद कर देगा। और एक और बात, सारे लैपटॉप कंप्यूटर में जो टाइम है परफेक्ट आ रहा है, टाइम है ना, एक टाइम ही है जो परफेक्टली चल रहा है, वो भी कहाँ कंट्रोल हो रहा है, रोम से। इसीलिए हम जब भी लैपटॉप कंप्यूटर ऑन करते हैं या टैबलेट या मोबाइल ऑन करते हैं तो वो उसका टाइम परफेक्ट आ रहा है। जैसे हमारी रियल बैटरी होती है, उसमें भी क्या लगी है, वॉच है, उसमें क्या लगी है, बैटरी लगी है, बैटरी खत्म तो वॉच का टाइम स्लो हो गया, खत्म हो गया, स्टॉप हो गया। तो ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई। अब बात आती है कि रैम को कहते हैं वोलाटाइल मेमोरी, क्योंकि इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो जैसे ही आप लैपटॉप कंप्यूटर बंद करेंगे क्लियर, कुछ नहीं है। तो ये रैम की स्पेशलिटी है। रैम के साथ कोई बैटरी सिस्टम नहीं है, इसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। रैम की जो टाइप्स हैं वो दो होते हैं, एक स्टैटिक एक डायनेमिक। अब यहाँ पर एक पॉइंट समझना है, स्टैटिक डायनेमिक मतलब स्टैटिक जो रैम है, स्टैटिक जो करंट है। अच्छा यहाँ पर एक पॉइंट समझना ये है, अगर हम ये कहें एक पर्सन है जो दौड़ रहा है, ठीक है, एक पर्सन है जिसको ऐसे दौड़ना है, ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, तो स्पीड किसकी अच्छी होगी, इस वाले की या इस वाले की। मान लो ये एक प्लेन रोड है और एक रोड है कुछ अजीब सी ऊपर नीचे, प्लेन वाली नीचे वाले की, तो किस पे तेज आप दौड़ोगे, नीचे वाले की। प्लेन पे ना। क्यों सर, अगर नीचे से ऊपर चढ़ रहे हैं, नीचे थोड़ा ढलान टाइप होगा तो उसमें जल्दी से हो जाएगा। ढलान जैसे है और ऊपर जाने के लिए भी तो स्लोप देखो ना कितना है। चलो ये इतना ही है, ऐसे मान लो ढलान नहीं है, ये मान लो ऐसे ऐसे जंप्स बने हुए हैं, ऐसे ऐसे बना हुआ है, तो इस पर हमारी स्पीड डाउन हो जाएगी ना। जैसे भाई मान लो आप एक बहुत बड़ी सी रोप बनी है, रोप पे हमसे कहा गया आप सड़क के उधर पहुंच जाओ, पहुंच गए अच्छे से, और रोप में बीच बीच में लगे हुए हैं क्या, हुक, आपसे कहा गया वहाँ जाके जंप करके इधर से करना फिर आगे बढ़ना, तो हम क्या करेंगे, रुक रहे हैं ना स्पीड। तो ये क्या हो गया, ये नीचे वाला, ये हो गया तुम्हारा डायनेमिक, और ये क्या हो गया, ये हो गया स्टैटिक। अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं बिट की। जो बिट्स हैं, जो करंट है, इसमें एक की एक चल रही है, यानी एक बार पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। तो स्टैटिक कंप्यूटर्स जो होते हैं, जो एरोप्लेन्स में, प्लेन्स में, शिप्स में, और भी जो फैक्ट्रीज वगैरह में लगे हैं, जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं ना, उसमें ये इस तरह का सिस्टम होता है। इसीलिए ये जो स्टैटिक मेमोरी है, रैम है, ये लगी कहाँ होती है, सुपर कंप्यूटर्स में। और सुपर कंप्यूटर्स की जो टेक्नोलॉजी है वो क्या है, एक बार में एक फ्लो करो, यानी एक बार में पॉजिटिव एक बार में नेगेटिव। हमारी लाइफ में जो सिग्नल है वो कैसे चल रहा है, कभी 1 कभी 0 कभी 1 कभी 0 कभी 1 1 1 कभी 0, यानी कभी अप है कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, कभी अप अप अप, मतलब कॉम्बिनेशन चलता है, तभी हमारा सर्किट काम करेगा, तभी हमारा कंप्यूटर काम करेगा। तो ये हम लोग करते हैं डायनामिक। तो ये कितने होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि ये 3 4 5 6 7 8 मिनिमम 8 होंगे, 8 से ज़्यादा 16 होंगे, फिर 32 होंगे, फिर 64 होंगे, फिर 128 होंगे, ऐसे ही लिमिट बढ़ती जाती है। जैसे 256 फिर 256 है, तो ये क्या कहाँ तक जाएगा, टीवी ये जो चार्ट है बहुत लंबा है। एक समय जब आप कंप्यूटर में गेम खेल रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, वीडियो से भी तगड़ा
किसमें है सबसे ज़्यादा? ट्रांसलेशन, कोडिंग, गेम खेलते हैं आप। एक तो गेम की खुद की वीडियो प्लस आप उसको अपने अलर्ट पे एक्शन करा रहे हैं, वहाँ पर ये जो बिट्स हैं बहुत तेज जनरेट हो रही है। उस केस में तुम्हारा लैपटॉप, भाई आपका लैपटॉप, आपका कंप्यूटर बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा एफर्ट करता है, बहुत मेहनत करता है, CPU गर्म भी हो और जाता है। इसीलिए आपका लैपटॉप कंप्यूटर हीट होने लगता है। तो सर लैपटॉप में प्रॉब्लम आती है ना, सीपीयू तो संभाल ही लेता है कंप्यूटर का। नहीं, लैपटॉप का भी सीपीयू चाहे CPU कंप्यूटर में का, तो फैन होते हैं ना। फैन सब में है, सब। मतलब डेस्कटॉप तो बढ़िया होता है ना, मतलब वो तो ज़्यादा सामान भी लेता है। डेस्कटॉप की तो पावर सबसे ज़्यादा है, ज़्यादा। डेस्कटॉप तो हैवी है। लैपटॉप के साथ प्रॉब्लम है, अगर लैपटॉप पे हम ये गर्म सब हो गया, गेम लैग खेल रहे वैग हैं सब। तो लैपटॉप आपका हो सकता है एकाएक डैमेज हो जाए। सर ग्राफिक कार्ड क्या होता है? अभी आते हैं इस पॉइंट पर, ठीक है, पहले हम यहाँ की बात पूरी कर लें। अब ये जो स्टैटिक रैम है ये तो वही सुपर कंप्यूटर्स के लिए, यानी हमारे कंप्यूटर से इससे कोई मतलब नहीं। इसीलिए कहते हैं कि सुपर कंप्यूटर को अगर दुनिया के एक्सपर्ट भी इकट्ठे कर लिए जाएँ, मान लो दुनिया के 100 एक्सपर्ट इकट्ठे कर लिए हैं और ये कहें कि भाई आप सुपर कंप्यूटर को ऑपरेट करो, तो सुपर कंप्यूटर कहेगा मैं बोर हो गया। तो सुपर कंप्यूटर है कहाँ? है ना, सुपर कंप्यूटर मतलब वही जैसे एरोप्लेन्स में, जैसे शिप्स में लगे हुए हैं, बनाया भी तो किसी ने होगा ना। उसमें जो करंट फ्लो है, उसमें जो सिग्नल है वो बहुत फास्ट काम कर रहा है। सर कितने वो लोग AI एक होता है ना, मिनट, एक मिनट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रोबोट की उसने जो बनाया है। वर्किंग है, बनाया तो ह्यूमन बीइंग ने है, लेकिन रोबोट की फंक्शनिंग तो बहुत फास्ट है। भाई एक फैक्ट्री में चले जाओ आप, वहाँ पे एक बार में टक 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 करके कई प्रोडक्ट्स तैयार हो रहे हैं। सुपर कंप्यूटर बनाया तो ह्यूमन ने है, लेकिन इतना फास्ट बना दिया है कि अब उससे कंपटीशन नहीं कर सकते, है कि नहीं? तो इसीलिए जो हमारा सुपर कंप्यूटर्स है उसकी स्पीड बहुत फास्ट है। उसकी स्पीड का जो कैलकुलेशन है 1 सेकंड में 3 से 4 मिलियन में वो काम करता है। 1 सेकंड के 3 से 4 मिलियन में। तो क्या हम 1 सेकंड के 3 से 4 मिलियन तक देख पा रहे हैं क्या? नहीं। ये तो वही वाली बात हो गई जैसे क्रिश मूवी, उन्होंने यहाँ पर फायरिंग किया, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है अब मैं जाता हूँ उधर किनारे। जब तक वो बुलेट पहुँच रही है उसके पहले वो पहुँच गया सामने। पिछली बार तो- मैंने यही एग्जांपल दिया था। पिछली बार भी एग्जाम्पल यही दिया था, क्योंकि यही एग्जाम्पल हमें ज़्यादा अच्छे समझ में आता है। भाई उसमें उसकी जो पावर है वो यही दिखाई गई ना कि उसकी पावर काफ़ी हायर है, स्पीड तेज है काफ़ी, भाई इसलिए तो वो एक्स्ट्रा काम कर रहा है। लाइट करंट की स्पीड सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर हमारा जो सुपर कंप्यूटर्स में जो प्रोडक्ट लगे हैं, जो रैम लगी हैं, जो उसका सिग्नल कॉन्सेप्ट है वो स्टैटिक है। हमारे कंप्यूटर को डायनेमिक क्यों बनाया गया? इसलिए बनाया गया कि हम ऑपरेट कर सकें। अगर ये भी स्टैटिक होते तो हम नहीं चला पाते। तो इसको डायनेमिक बनाया गया कि हम इसकी स्पीड को थोड़ा सा डाउन कर सकें। अब उसी डायनेमिक में ही हमको उसकी स्पीड थोड़ी और बढ़ानी है। स्टैटिक कर दिया तो हम नहीं चला पाएंगे। इसीलिए ये डायनेमिक रैम्स जितनी भी हैं वो डायनेमिक के नाम से आती हैं। करंट जितना भी चलता है हमारे कंप्यूटर लैपटॉप में सब डायनेमिक चलता है। डायनेमिक मतलब अप एंड डाउन। अच्छा ये बताओ, हमारी जो करंट है, घर की लाइट है, ठीक है, वो कैसे चलती है? सर रुक रुक के आती है, भाई अगर हमारी करंट फ्लो है तो ऐसे ही चल रही है, डायनेमिक आती है। डायनेमिक है ना। एक बार सर, प्लस, क्योंकि स्टैटिक आएगी जैसे हम लोग को करंट मारता है, बिल्कुल। तो हम लोग छोड़ ये देंगे उसको। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, लेकिन ये उस केस में ये जो लाइन है ये यहाँ आ जाएगी, ठीक है, तभी तो माइनस जाएगा। ये नीचे ऐसे जा रही है तो ये लाइन नहीं रहेगी। तो एक बार अप एक बार डाउन। सर जो बाहर आता है वो स्टैटिक आता है करंट। नहीं स्टैटिक नहीं है, उसका वोल्टेज ज़्यादा है बाहर, मतलब ये जो मेन जो आ रहा है ना स्टैटिक हाई होता है टेंशन। क्योंकि उसमें रुकता ना है करंट फ्लो। हाँ मतलब अब देखो भाई करंट का slow चक्कर नहीं क्या है, नहीं रुकने वाली बात नहीं है। वहाँ पर जो करंट है वहाँ कई चीज़ें होती हैं। मतलब अब कि- वो कॉन्सेप्ट अलग होता है ट्रांसफॉर्मर्स का। ट्रांसफॉर्मर जो लगे हैं उनका क्या काम होता है, तो चलो उसको हम बताएंगे बाद में क्या कॉन्सेप्ट होता है। एक ट्रांसफॉर्मर ऐसा नहीं कि सिर्फ एक होता है, ट्रांसफॉर्मर अप भी होता है, ट्रांसफॉर्मर डाउन भी होता है। तो कहीं कहीं वो अप करता है वोल्टेज को, कहीं कहीं डाउन करता है। तो अगर हाई टेंशन वायर से 10,000 वोल्ट आ रहा है, तो अगर हम घरों में सप्लाई पहुंच जाए 10,000 वोल्ट, तो हमारे घर के सामान क्या हो जाएंगे, सब धुआं फेंक देंगे। तो वहाँ पर उसके लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगता है।
लेकिन कहीं कहीं क्या है, कॉलोनियाँ ज़्यादा हैं, अब क्या है वोल्टेज कम हो रहा है लोगों के घरों में, तो वहाँ पर कैसे लगा देंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा देंगे। तो वो सिस्टम चलो वहाँ का है। अब हम यहाँ पर ये बात कर लेते हैं कि ठीक है, प्लस माइनस का ही कॉन्सेप्ट हमारे कंप्यूटर सिस्टम में है, जो 0 1 से होता है, जैसा मैंने कल बताया था ना, ठीक है। दूसरी बात, अब हमारे पास जो रैम है, पहले के टाइम में जो रैम आती थी वो एडीओ आती थी, बहुत पहले के टाइम में, और उस समय रैम जो आती थी वो मदरबोर्ड में फिक्स होती थी, मदरबोर्ड में फिक्स होती थी, मतलब 3-4 MB आती थी। हैं, एक एक एम बी की रैम आती थी, एक एक एम बी की रैम आती थी, बड़ी बड़ी। और वो फिक्स होती थी मदरबोर्ड में, यानी अगर रैम खराब हुई तो पूरा कंप्यूटर का आधा सामान बेकार। लेकिन अब टेक्निक कैसी हो गई है, अगर कोई पार्ट खराब हो गया तो उस पार्ट को बदल दो। तो आगे वाले सिस्टम में क्या हो गया, फिर चेंजेस आ गए, कब, आरडी में। जब आरडी रैम आई तो अटैचेबल डी अटैचेबल आ गई, लगा भी लो हटा भी लो। तो हम लोग आरडी रैम को कब से देख रहे हैं, ये 1980 के बाद से आ रही है अरे 80 करें, 90 के बाद से आरडी रैम आई। फिर एस डी आई, आरडी मतलब रैम्पस डायनेमिक, और ईडीओ मतलब एनहेंस डायनेमिक ऑसिलेटर, ये सब फुल फॉर्म लिखवा देंगे अभी हम। एस डी मतलब क्या हो गया, सिंक्रोनस डायनेमिक, सिंक्रोनस डायनेमिक है क्या, रैम, तो रैम। और अभी करंट में क्या चल रहा है, डीडीआर चल रही है, कौन सी, डीडीआर 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4, यानी अभी हमारे जो लेटेस्ट कंप्यूटर्स आ रहे हैं, लेटेस्ट लैपटॉप्स आ रहे हैं, जो बहुत एक्चुअल अच्छी स्पीड में आ रहे हैं, वो उसमें लगी है DDR5 रैम। DDR5 अभी लेटेस्ट रैम आई है, जो हमारे कंप्यूटर की स्पीड के अकॉर्डिंग यूज़ होती है। एक सब मैचिंग होती है, ऐसा नहीं कि हमने 5 लगा लिया तो हमारा कंप्यूटर लैपटॉप तेज जाएगा, एक मैचिंग होती है, तो मैचिंग के अकॉर्डिंग ये सब सिस्टम लगभग सेट है। तो ये हो गई टाइप्स ऑफ रैम। अब इन टाइप्स ऑफ रैम में देखा जाए तो पहले की रैम लेके हम क्या करना, पहले की रैम को आपने कंप्यूटर में लगा नहीं सकते और लगेगी भी नहीं, सबका सिस्टम बनाया है, अलग अलग कर दिया गया है। जैसे कि पहले के टाइम में हम लोग गहरे मॉनिटर को देखते थे, CRT मॉनिटर, टीवी, बहुत खुश थे उस पर। फिर ये आ गए फ्लैट वाले LED, हमको मजबूर होके इस पर आना पड़ा। क्यों, CRT में बहुत सारी कमियां थी। कमियां क्या थी, एक तो उसकी स्क्रीन छोटी, दूसरा वो वोल्टेज बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता था, बड़ा डब्बा वाला होता है। हाँ, वो उसमें क्या था, वोल्टेज ज़्यादा कंज्यूम करता था। तो पहले के टाइम में जब टीवी हम लोग ऑन करते थे तो हमारे घर का जो वोल्टेज है एक बार ऐसे फ्लिक करता था, ठीक है, मॉनिटर ऑन करो तो ऐसा लगता था कि कुछ हुआ, तो वो वोल्टेज ज़्यादा लेता था। तो अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते आ रहे हैं, हमें हर चीज़ों को ऐसे फॉलो करना होता है जिसमें वोल्टेज कम लग रहा हो। तो अब जैसे एक हम CFL चला रहे हैं और एक हम कंप्यूटर चला रहे हैं, बड़ा टीवी, तो वो टीवी भी उतना ही वॉट कंज्यूम कर रहा है जितना एक CFL ले रहा है। तो इससे क्या होगा, हमारा मीटर का लोड कम हो गया। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते आ रहे हैं, हम वोल्टेज कम करते जा रहे हैं, यानी हर वो टीवी और सिर्फ वो क्या नाम, बल्ब एक ही जैसा करंट, एक ही जैसा करंट दे रहे हैं। यहाँ तक कि अब जो फैन आ रहे हैं, लेटेस्ट नए फैन आ रहे हैं, वो भी एक CFL जैसा वोल्टेज दे रहे हैं, मतलब उतना ही करंट ले रहे हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि लाइट जाने के बाद आप जो बैटरी बैकअप है, इन्वर्टर वगैरह, उससे आप ज़्यादा लंबे सामान यूज़ कर सकते हैं, लंबे टाइम के लिए। ठीक है, तो ये वाली बातें इधर की समझ में आ गई, रैम और रोम की बात। रैम को किस किस नाम से जानते हैं, एक और बात, रैम होती है टेम्पोररी मेमोरी, ये भी लिख लेंगे, ये टेम्पोररी है, टेम्पोररी, ये टेम्पोररी मेमोरी होती है, और रोम होती है परमानेंट मेमोरी। जब भी कभी, अच्छा एक और बात, जब भी कभी मेमोरी की बात आए कंप्यूटर में, तो इट मीन्स वो मेमोरी के नाम से किसको जाना जाता है, रैम को ही कहा जाता है। अच्छा, रैम टेम्पररी है। हाँ, मेन जो मेमोरी होती है ना कंप्यूटर की, उसका मतलब रैम, क्योंकि हमें रोम से ज़्यादा मतलब नहीं होता। बता देना 12 GB रैम। हाँ बिल्कुल, जैसे आप कहते हैं कि आपका मोबाइल चला रहे हैं, कितनी मेमोरी है, तो वो एक ही वर्ड बोलता है मेमोरी, ना कि रैम। तो इसका मतलब वो मेमोरी मतलब रैम। अब आते हैं इधर की बात समझ लेते हैं, सेकेंडरी की। अब हमने जो भी वर्क किया, थोड़ा सा हम यहाँ पर स्पेस बना लेते हैं। जैसे हमने जो भी वर्क किया, ठीक है, अब हम किसी ऐप में वर्क कर रहे हैं,
है ना, वर्ड में काम कर रहे हैं या एक्सेल में काम कर रहे हैं, आप कहीं भी आप कुछ वर्क कर रहे थे, वो वर्क सेव या सेव कहाँ करेंगे? काम तो कर लिया, अब उसको सेव और सेव कहाँ करेंगे? तो सेव करने के लिए डॉक्यूमेंट्स में आते हैं, और जैसा कि हमने उस दिन बताया था, जो हमारे कंप्यूटर में जो भी जितने भी फोल्डर्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब कहाँ जाती हैं? ड्राइव में। इसको ड्राइव के नाम से जानते हैं ना, ये ड्राइव है, सेकेंडरी मेमोरी मतलब ये आपकी ड्राइव्स और डिस्क होती हैं, डिस्क और ड्राइव्स, इसको कहते हैं हम लोग डिस्क और ड्राइव्स भी है ये। डिस्क और ड्राइव में हम लोग उसको स्टोर करते हैं, और जैसा कि हमने बताया था कि डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, डेस्कटॉप, वीडियो, ये जितने भी फोल्डर्स हैं ये हैं कहाँ? इस हार्ड डिस्क में हैं। और हार्ड डिस्क के अंदर ये जो पार्ट होता है ये उसके किस ड्राइव में होता है? ये होता है सी ड्राइव में। इसीलिए हमारे लैपटॉप का, कंप्यूटर का सी ड्राइव होता है सबसे खास ड्राइव। इसीलिए कहा जाता है कि सी ड्राइव पर आप ज़्यादा डेटा इधर उधर मत करिए, ज़्यादा सॉफ्टवेयर को इधर उधर मत करिए अगर आइडिया नहीं है तो। नहीं तो क्या होगा, सारे सॉफ्टवेयर तो सी ड्राइव में है और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज़ भी सी में है, तो पता लगा विंडोज़ ही डिस्टर्ब हो गया, है ना। इसीलिए कहा जाता है कि भाई इसलिए तो हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं कि सीखो, समझो इसको। अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो ये समझो कि वहाँ नहीं जाना है हमको, और जाना है तो उतना आइडिया होना चाहिए कि वहाँ जाके करेंगे क्या क्या। आपने अभी तक फाइलिंग कमांड बता दी थी क्या? नहीं, अभी फाइलिंग कमांड हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके बाद, ठीक है। क्योंकि ये वाला सेक्शन ज़्यादा बड़ा था तो हमने कहा पहले इसको कवर कर लेते हैं। फाइलिंग कमांड तो हम लोग एक दिन में कवर कर लेंगे। आ रही बात समझ? ये जो हमने सिस्टम बनाया है ना, ये कब से बनाया है? सबसे पहले के टाइम में आती थी फ्लॉपी डिस्क, उसमें कितना स्टोर होता था? 1.44 MB। आज की डेट में ऐसा क्या रिकॉर्ड करोगे 1.44 MB में? कुछ भी नहीं आएगा। फिर आया क्या? CD। CD में कितना डेटा स्टोर होता है? 700 MB। फिर आया DVD 4.7 GB। फिर आया BD 150 GB। सर BD का फुल क्या था? ब्लू रे डिस्क। BD मतलब ब्लू रे डिस्क। तो ब्लू रे डिस्क में डेटा कितना स्टोर होगा? मैक्सिमम 150 GB। सीडी फ्री मिलती थी। हाँ, पहले के बुक्स वगैरह में CD वगैरह मिलती थी फ्री। सर फ्लॉपी डिस्क का लिख दीजिए कितना है? फ्लॉपी डिस्क का है 1.44। सर अब मिलती है क्या फ्लॉपी डिस्क? नहीं मिलेगी तो लगाओगे कहाँ? इसकी ड्राइव ही नहीं है अपने पास। फ्लॉपी डिस्क की ड्राइव नहीं है। अभी हम यहाँ पर सिस्टम को सर अब बताते तो हैं। सीडी भी नहीं लगती ना शायद से। अब तो CD भी आनी बंद हो गई। लैपटॉप्स जो आ रहे हैं उसमें CD ड्राइव भी आनी बंद हो गई ना। तो CD ड्राइव आएगी, तो जब ड्राइव ही नहीं है तो डिस्क लेके क्या करोगे? अभी ब्लू रे डिस्क ही चल रही होगी ज़्यादातर, DVD और सर PD का बता दीजिए आपने। अभी और पेन ड्राइव में कितनी कैपेसिटी होती है? बहुत ज़्यादा थी। GB तक है, 256 GB तक आती है। 256 GB तक पेन ड्राइव है, अगर ढूंढेंगे तो मिल जाएगी। 256 GB हायर पेन ड्राइव होती है। मतलब उसमें 256 GB का स्टोरेज डाल सकते हैं। स्टोरेज तुम रिकॉर्ड कर सकते हो पेन ड्राइव में। अब एक और बात है कि चलो भाई ठीक है, पेन ड्राइव में हम लिख लेते हैं मैक्सिमम 256 GB। अभी मतलब पेन ड्राइव में स्टोरेज डालना सीखेंगे ना? सही है। मतलब अभी सीखे, आप सिखाएंगे ना कि पेन ड्राइव में कैसे डालते हैं? देखो अब ये सब बताएंगे, ये फाइलिंग सिस्टम है, सब फाइलिंग कमांड है। अब आती है बात कि हार्ड डिस्क में कितनी स्टोरेज है? 32 TB तक हार्ड डिस्क पहुंच गई है। कैसे दिखती है हार्ड डिस्क? हार्ड डिस्क दिखती कैसे? अभी दिखाते हैं। तो हमारी जो SSD है ये 32 TB पहुंच गई है। अब 32 TB मतलब कितने GB? 1024 होता है। 30,000 GB।
नियर अबाउट है ना, 30,000 है तो 24 भी उतने बढ़ा दो, बहुत ज़्यादा। तो मतलब 32,000 मान लो ऐसे ही। 32,000 GB का तुम क्या रिकॉर्ड करोगे? बहुत हो गया डेटा। सुपर कंप्यूटर। कर सकते हैं भाई, अब जैसे हम अगर यहाँ लगाना चाहें तो हम तो कर सकते हैं कि है ना, सब बच्चे जो अपना वर्क कर रहे हैं सबका डेटा यहाँ पे सेव हो, हर सॉफ्टवेयर में सेव हो, तो हमारे लिए यूज़ हो जाएगा। लेकिन एक अकेला पर्सन जो सिंपल अकेला अपना काम कर रहा है वो इतना स्टोरेज लेके क्या करेगा? तो रनिंग में हम लोग जो SSD लगाते हैं वो जनरली कितने TB वगैरह होती है, ये TB नहीं पहुंची अभी, ये GB तक है, क्योंकि कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम 32 TB या नॉर्मल सी बात करें तो ये था सेकेंडरी का मतलब। सेकेंडरी का मतलब ये है कि हम जब सेव करेंगे तो हम अपने हार्ड डिस्क में सेव करेंगे, और हार्ड डिस्क में ही क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ भी, तो उसमें विंडोज़ भी है, और ये सब किस पे है? C पे। तो C हमारा कहते हैं ना मेन मेमोरी बड़ी होनी चाहिए, मेन स्टोरेज। जैसे भाई मोबाइल है, मोबाइल में आपने कहा मुझे बहुत ऐप रखने हैं, तो उस मोबाइल के तुम क्या चीज़ ज़्यादा लोगे? इंटरनल मेमोरी ज़्यादा लोगे। मतलब सर एक कंप्यूटर में तो फिर कितनी रैम होनी चाहिए परफेक्ट स्टोरेज हिसाब से? 8 कम से कम, मिनिमम 8 GB रैम मिनिमम। और स्टोरेज? और स्टोरेज भी कम से कम 128 GB तो होनी चाहिए, 256 हो। एक कंप्यूटर में 256? 256 है। मतलब मोबाइल में तो इससे ज़्यादा होती है, तो इसमें नहीं होगा? नहीं होने को तो क्या है, आप जितना भी उसमें बढ़ाते जाओ, मतलब दोनों में Amount बढ़ता है। कंप्यूटर में बिल्ड हो सकता है GB स्टोर जितना चाहिए। जितना चाहो उतना बढ़ा दो। कंप्यूटर में तो क्या है, हम पार्ट चेंज करते रहते हैं, हमने चेंज करके दूसरा लगा दिया। लेकिन इसी को लैपटॉप build में तो होते हम बॉन्डेड हैं, लैपटॉप में हम ज़्यादा, लैपटॉप में भी चेंज कर सकते हो। लैपटॉप में हार्ड डिस्क और रैम तो चेंज हो जाती है, लेकिन बाकी सब चेंज करने में दिक्कत होगी। लैपटॉप कहेगा कि आप नहीं चेंज कर सकते, इसके लिए आप कंपनी से कॉन्टेक्ट करो। लेकिन अगर हमारे पास PC है तो हम उसका काफ़ी हद तक हर चीज़ चेंज कर सकते हैं। ऐसा क्या है जो नहीं कर सकते? सब कुछ पॉसिबल है, मदरबोर्ड भी? पूरा कुछ भी। CPU ऑन कर तो यही तो अच्छी बात है। डिजाइन भी करवा सकते हैं ना खुद से। हैं? CPU तो खुद से भी डिजाइन करवा सकते हैं। अरे वही झूठ बोल रहे हो। वही डिज़ाइन मतलब वही असेंबलिंग होगा ना, वही तो हम करते हैं। जैसे कि अभी इनको करना है तो ये उसी की प्लानिंग कर रहा है कि हम एक CPU ले रहे हैं तो हमें क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी। भी है लास्ट, मतलब जैसा हमने अपनी लाइफ में सर DVD का भी रियल लिखा है वो देखिए। DVD का 4.7 GB है। ये 256 GB की ब्लू हाँ। इसका भी आ रहा है देखिए। ठीक है, 25 लिखा होगा। 25 GB है। अब ये बताओ, ये CD DVD और BD चलेगी कहाँ? CD DVD BD कहाँ चलेगी? उसका प्लेयर होना चाहिए। तो पहले जो लैपटॉप प्लेयर और कंप्यूटर में आता था। BD का है वो छोटों को चला लेगा, लेकिन जो प्लेयर CD का है वो इसको नहीं चला पाएगा। मैं बड़े हैं तो छोटों को चला सकता हूँ। चला सकते हैं आप। तो यानी हमारे कंप्यूटर या हमारे घर में BD प्लेयर होता तो हम सब चला लेते हैं। तो CD भी BD, चला सकते हैं, DVD भी। लेकिन हाँ CD भी चला सकते हैं। मगर CD CD में लेकिन जब BD का प्लेयर है तो आप इतनी नीचे नहीं गिरोगे, आप CD तक नहीं जाओगे। क्यों? एक CD की जो कॉस्ट है 700 MB की वो भी है 20 रुपीज़, और एक BD की कॉस्ट है 4.7 GB वो भी है 20 रुपीज़। क्या लोगे? DVD लोगे भाई, 20 में हमें ज़्यादा स्पेस मिल रहा है, इसलिए CD की यहीं पर आने के बाद वैल्यू कम हो गई। DVD का था ही CD खत्म। और फिर BD आई, लेकिन BD लोगों को पता ही नहीं चला कि BD आई कब, अब गई कब। हट गई। अब BD कहाँ कोई चलाएगा, कहाँ चलाओगे? कोई प्लेयर ही नहीं उसका। तो क्योंकि पहले सब CD के प्लेयर आते थे ना। सब CD प्लेयर आते थे, DVD प्लेयर आते थे, अभी और जो करंट में क्या चल रहा है? PD। गेम के जो कंसोल आते थे पहले, गेम आते ना, गेम तुम्हारे वो कौन कौन से गेम है जो हायर गेम्स होते हैं, जो जैसे पूरा पूरा फुटबॉल मैच चल रहा है, टेक्कन वगैरह पता नहीं कौन कौन से गेम आते हैं ना, वो ऑस्कर वाले और कौन कौन से, मारियो। हाँ वो सब बड़े गेम्स जो होते हैं सब जो PD तुम्हारे का जो 100 GB में आते थे, अब वो गेम तो BD में आने, DVD में आएंगे नहीं, तो किस में आते थे? BD में आते थे। PD का आपने फुल फॉर्म बताया? BD का PD। पेन ड्राइव, BD पेन ड्राइव है, वो PD दूसरी थी, वो जो तुम लोग देख रहे थे। तो ब्लू रे डिस्क की जो हायर कैपेसिटी थी वो ये थी, और इसका यूज़ कब होता था? जब हम हायर गेम्स और बहुत अच्छी क्वालिटी की बात करते थे तो हम लोग जाते थे कहाँ? BD पर जाते थे। लेकिन BD किसी ने यूज़ भी नहीं किया और ख़त्म हो गई। एक और ख़ास बात, CD हो या DVD हो या BD है, इस पर डेटा कैसे जाता था रिकॉर्ड होके? है ना, CD है, DVD है, BD है,
इस पर इंफॉर्मेशन कैसे जाएगी? सर ये जो जैसे कि खाली सीडी ले ली 700 MB थोड़ा सा की, स्पेस बना देना आपको। जैसे खाली सीडी ले ली 700 MB की, हम्म, तो फाइलिंग से ही उसमें सब कुछ डाल सकते हैं रिकॉर्ड करके। कैसे जाएगा वहाँ पर? यही तो लोगों को नहीं पता सबको। देखो सीडी, डीवीडी, बीडी में अगर डेटा तुम्हें लाना है, मान लो डेटा लाना है यहाँ पर, डेटा को कॉपी करना है, तो ये होगा कैसे? प्रोसेस क्या है? इसके लिए स्पेशल एक कमांड आता है, लिख लो, बहुत काम आएगा। इसको बोलते हम हैं, डाल सकते हैं क्या अभी? हाँ जा सकते हो, बर्न कमांड। नहीं, मैं पूछा था मैम कि डाल सकते हैं हम लोग कि यहाँ क्या इसका डेटा? वजह से, हाँ। हाँ बिल्कुल डाल सकते हो। तो बर्न कमांड यानी बर्न एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो बर्न के नाम से आता है। सॉफ्टवेयर खरीदना होगा। खरीदना नहीं है। अब पहली बात तो ये है कि तुम पहले बीडी लाओ, बीडी चलाने की ड्राइव बनाओ। बीडी है नहीं मेरे पास। बीडी तुम्हारे क्या कहीं नहीं है, हाँ Online तो ऑनलाइन मिल जाएगी, उसकी ड्राइव मंगाओ। बीडी की ड्राइव बहुत महंगी है। काम ही नहीं है बीडी का, पेन ड्राइव क्यों? से सब काम हो रहा है। जब मेरे पास हार्ड डिस्क है तो हम इतना परेशान क्यों हैं? हार्ड डिस्क में ही स्पेस काफ़ी है हमारे पास, पेन ड्राइव भी काफी है। पेन ड्राइव में भी स्पेस। पेन ड्राइव, एक बात और यहाँ सुनो, पीडी ना पेन ड्राइव है, बीडी, इन दोनों में जो स्पीड है, स्पीड का डिफरेंस है। इसकी स्पीड दोनों की स्लो है। तो फास्ट किसकी है? हार्ड ड्राइव और हार्ड डिस्क। एसएसडी, एनवीएमई की। और ये जो एचडीडी है ना, ये भी अब आ गई स्लो है। एसएसडी होता है। एनवीएमई, ये दोनों क्या हुए? ये हो गए फास्ट। एसएसडी का मतलब फुल फॉर्म मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है एसएसडी का फुल फॉर्म। और ये दिखने में कैसी होती है? और न्यू ही है ना। इसका भी कोई फुल फॉर्म है क्या? किसका? न्यू ही एनवीएमई का? हाँ है। बताओ। एनयूएमई, एनवी लिखा है। एनवीएमई। अच्छा एनवीएमई का फुल फॉर्म कैसे? यहाँ पे देखो, एक मिनट, एसएसडी ऐसी दिखती है, ये दिख रही है इमेजेस, ये है एसएसडी, दिख रही है? ये तुम्हारी हो गई, ठीक है। तो सर ये एसएसडी बनाता कौन है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, हार्डवेयर? नहीं, सब हार्डवेयर वाले बनाते हैं। अब यहाँ पे एक मिनट, एनवीएमई का देखते हैं, शायद इसका है एनवीएमई। नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल मतलब बड़ा है। इंफॉर्मेशन लाइट बंद करने से, लैपटॉप बंद करने से जाएगी नहीं। सर वोलेटाइल मेमोरी होता है ना सब तो एक। लेकिन ये नॉन वोलेटाइल गलत कह रहा है। नॉन वोलेटाइल तो मतलब इंफॉर्मेशन मिट भी नहीं सकती है। एनवीएमई फुल फॉर्म फिर से देखते हैं ना। नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस। अब इन्होंने नॉन वोलेटाइल इसको इसलिए नाम रखा। देखो नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल के मीनिंग के पीछे बस एक ही वजह है, लाइट जाने के बाद, लैपटॉप बंद करने के बाद, कंप्यूटर बंद करने के बाद क्या डेटा लॉस हो जाता है? हार्ड डिस्क में नहीं होता, इसलिए इसको नॉन वोलेटाइल कह सकते हैं। सर कंप्यूटर में चीज़ और लगती है कि जैसे लाइट चली गई तो 4-5 मिनट और लगते हैं सेव करने के लिए कोई चीज़। यूपीएस, हाँ ये आपके कंप्यूटर में आता है? तो यूपीएस वो तो वो होता है ना सर, जो उसमें होता है। एक मिनट, यूपीएस है ना ये। इन्वर्टर में यूपीएस क्या होता है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इसमें क्या लगी है? बैटरी लगी है। इसमें एक बैटरी लगी है, लेकिन ये कितनी देर तक रहेगा? बहुत ज़्यादा 25 मिनट। 25 मिनट तक आपके लैपटॉप, अरे कंप्यूटर को ऑन रखेगा, फिर क्या होगा? खत्म। वो टाइम देता है कि सेव कर तो सकते हैं हम सामान को। इसकी जगह पर एक बड़ी बैटरी लगा दें। तो हमने इसका कनेक्शन कंप्यूटर का किससे कर दिया? ये जो हमारा पीसी है, पीसी का हमने कनेक्शन कर दिया किससे? इन्वर्टर से। अब क्या हो जाएगा?
लाइट जाने के बाद 6 आवर्स कम से कम आप चलाओ। सर इन सब में है यूपीएस? तो ये सारे कंप्यूटर्स में लाइट जाएगी आएगी, तुम लोगों को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर इन्वर्टर सिस्टम लगा हुआ है, ये अंदर लगा है, बड़ी बैटरी। सर मतलब यूपीएस नहीं अब हमें इस चीज़ की नॉलेज थी तो हमने यहाँ पर यूपीएस नहीं लगाया फालतू के। यूपीएस लगाते तो एक एक सीपीयू के साथ एक एक मॉनिटर के साथ यूपीएस लगाते कई सारे, हाँ चलते कितनी देर, 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट, फिर बंद। बंद, वो यानी वेस्टेज हो गई। तो उससे बेटर क्या है, मैं लगा यहाँ पर बड़ा इन्वर्टर और सारे कनेक्शन सारे पॉइंट में इन्वर्टर का पॉइंट डाल तो दो। इतना ही मैंने बढ़ा देते हैं। नहीं, इन्वर्टर बड़ा होता है, इन्वर्टर मतलब बड़ी बैटरी लगती है, वो जो बड़ी बैटरी जो उसमें आती है लगती है, ट्रकों में लगती है, तो वो वाली बड़ी बैटरी होती है। तो इन्वर्टर क्या करता है, जब लाइट जाने के बाद अपनी वोल्टेज पर इलेक्ट्रिसिटी दे देता है, ठीक है। तो यूपीएस उस तब खरीदना चाहिए जब हमें लाइट जाने के बाद हमारा काम इतना स्पेशल नहीं है और 10 मिनट में हमने बंद कर जाए, तो इसमें यूपीएस लगाना चाहिए। नहीं तो अगर इन्वर्टर है तो इन्वर्टर पॉइंट है तो यूपीएस फालतू वेस्टेज है। जो इन्वर्टर के साथ होता है वही होता है। इन्वर्टर तो लिमिट में होता है ना कि इस तक इसमें? ही जा सकता है। इन्वर्टर के साथ जो होता है एक अलग से आता है एम्पलीफायर का। वो बैटरी है, सर एक तो बैटरी होती है, हाँ। एक और आता है ना। एक बैटरी है और एक मशीन है जो लाइट जाने के बाद उस बैटरी से, बैटरी में कैसा वोल्टेज होता है, बैटरी किसी भी बैटरी को सेल को टंग पे रखो तो फील होता है कभी कि नहीं, किया कि नहीं कभी। होता है सर। तो वो फील Current है। तुमने कैसे कर लिया, क्योंकि उस बैटरी का वोल्टेज तुम्हारी बॉडी के वोल्टेज से कम है, वो है 6 वोल्ट 12 वोल्ट, हमारी बॉडी में वोल्टेज ज़्यादा है, तो हमें टेस्ट समझ में आया। अब हम क्या 200 वोल्टेज का टंग पे लगा सकते हैं, उस केस में तो यहाँ पे जल जाएगा, धुआं निकल जाएगा। तो बैटरी क्या होती है, डीसी होती है। हमारे यहाँ जो सब चीज़ें चल रही है ये किससे चलती हैं, एसी से। तो बैटरी क्या है, ये है डीसी। डीसी जनरेटर है। अब डीसी को एसी बनाने के लिए हम क्या लगाते हैं, इन्वर्टर। ये एक मशीनरी टाइप की होती है, एक सिस्टम होता है, सर्किट होता है जो उस डीसी को वापस से एसी बना देता है 220 वोल्ट, यानी लाइट गई लेकिन लाइट तो है। तो अब जो लाइट चली गई वो काम उस बैटरी ने किया और उसके ऊपर एक लगा है इन्वर्टर डिवाइस, उसने उसको बना दिया डीसी को एसी।